with this, and we are starting with a new subject that is limitation. तो ये नया सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, द लिमिटेशन एक्ट, आज से इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। सूट से कनेक्टेड थोड़ा बहुत बेसिक आपको जानकारी है, से शुरू करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्या है ये एक्ट, क्यों आया, और क्या क्या इसके यूजेज हैं, पॉलिसी क्या है, पर्पस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में सॉरी आज एक बेसिक इंट्रो करेंगे, और इसका एक प्रोविजन सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे हम। सो बिफोर वी बिगिन विथ आवर लेक्चर, क्योंकि इसमें कई स्टूडेंट्स हैं जो आज डेमो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं फॉर दिस न्यू बैच, so let me quickly brief you about the courses that we have at ELEC. अभी फिलहाल हमारी ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम नहीं हुई है, वी आर ऑपरेटिंग इन ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द लास्ट 2 years। बीच में एक बार हुई थी, फेब में स्टार्ट की थी, बट उसके बाद मार्च में, होली के बाद, एज यू ऑल नो, सेकेंड वेव आई कोविड की, और तब से ऑफलाइन क्लासेस बंद है। दिवाली के बाद वी आर रिज्यूमिंग विद आवर ऑफलाइन क्लासेस एज वेल। फ्रॉम आवर नेक्स्ट बैच विल बी हैविंग क्लासेस इन द ऑफलाइन मोड एज वेल। तो उसकी भी बात करेंगे अपन। इसके अलावा अभी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसके बारे में, हाँ अनुप्रिय, हम लोग सब देखेंगे जो रह गया, डोंट वरी अबाउट दिस। आई नो क्या क्या रह गया और क्या क्या रेलेवेंट है, आई डील विद एवरीथिंग। तो जो ऑनलाइन मोड में बैचेस हैं हमारे दो फाउंडेशन बैचेस, उनके बारे में एक क्विक डिटेल मैं आपको बता दूं। सो वी हैव two kinds of foundation course. That is, one is the foundation batch, the other is foundation advanced batch. The difference between the two is foundation is of 15 months and the foundation advanced is of 24 months। 24 महीने, 2 साल का कोर्स है। The students who are इन थर्ड ईयर, अगर आप 5 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या सेकेंड ईयर में अगर 3 साल का लॉ ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, तो यू कैन, दिस इज मेड फॉर देम ओनली। 2 साल का टाइम मिले और इन डेप्थ आप चीजों को समझें। एक बफर पीरियड भी आपको, कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सेल्फ स्टडी करके, और जैसे ही फाइनल ईयर में आए, फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। जैसे आरजेएस आपको पता है, अभी आया हुआ है राजस्थान, फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट भी दे सकते हैं। तो पास आउट होते ही वी हैव एन ऑब्जेक्ट कि भाई पास आउट होते ही आपका सिलेक्शन हो। जैसा कि अभी प्रीवियस एमपी सीजे का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इस बैच के, जो इस 24 मंथ्स, मतलब जो फोर्थ ईयर से जिन्होंने ज्वाइन किया था, जिनका कंप्लीट हुआ 2019 में या 20 में, उसमें से कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमपी का भी मेंस लिखा है पहली बार में प्री क्रैक करके, एंड दे आर होपफुल फॉर फाइनल सिलेक्शंस एज वेल। सो इट इज फॉर देम, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। बाकी अगर आप पास आउट है तो 15 months फाउंडेशन बैच इज सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टेट स्पेसिफिक बैच। स्टेट स्पेसिफिक के बारे में और फाउंडेशन के बारे में सब्जेक्ट्स में बता देता हूँ आपको, क्या क्या हम लोग डील करते हैं इसमें, और क्या क्या इन कोर्सेज के फीचर्स हैं। So let me first of all deal with the features of the course। इसमें लाइव क्लासेस हैं ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, जिनके बारे में भी आपको बताऊंगा कौन से कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। तो इन पे लाइव क्लासेस होती है। इन लाइव क्लासेस में चैट का ऑप्शन है, आप चैट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा आपको अभी दिख रहा होगा एक चैट का ऑप्शन, वहां आप टाइप करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। ये जो लाइव लेक्चर आप अभी अटेंड कर रहे हैं, इसका वीडियो विद इन 24 to 48 आवर्स रिकॉर्ड होके अवेलेबल हो जाता है ऐप पे ही। अगर आपसे मिस हो जाता है, आप बाद में उसे देख सकते हैं। इट विल बी विथ यू टिल द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। लाइव चैट के बारे में मैंने जैसा आपको बताया, फैकल्टी स्टूडेंट इंटरेक्शन ड्यूरिंग द लाइव। इसके अलावा क्लासरूम नोट्स डिक्टेट, जिसका आपको एक ट्रायल आज भी मिलेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं उस चीज को लिखवाऊंगा भी। तो इट डिपेंड्स ऑन दी फैकल्टी। कुछ जैसे आई प्रेफर टू डिक्टेट दी नोट्स, कुछ लोग पीडीएफ में दे देते हैं, कुछ फैकल्टीज पीपीटी शेयर कर देती हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल फैकल्टी, बट जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके नोट्स भी ट्राई किया आप तक पहुंच, आपको मिल जाए उसके नोट्स भी। सो दीज आर दी क्लास नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दी क्लास नोट्स वी हैव स्टडी मॉड्यूल्स विच विल बी डिलीवर्ड एट योर रेजिडेंस। आपके घर पे डिलीवर होते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट आपके कोर्स में है, उस सब सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स आपको आपके घर पे हार्ड कॉपी में डिलीवर होते हैं।
वो एडिशनल कंटेंट है, क्लास नोट्स अलग है और जो प्रिंटेड मॉड्यूल्स है उनका कंटेंट अलग होता है, तो दैट विल बी अवेलेबल टू यू। रेगुलर ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑन पैटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एंड द सब्जेक्ट कि कैसे कैसे ये कंडक्ट होने हैं। जैसे जैसे एक सब्सटैंटिव पोर्शन खत्म होता है उसके बाद टेस्ट कंडक्ट होते हैं ऑन दी पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिससे आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाए प्री के लिए। उसके अलावा ऑब्जेक्ट सॉरी मेंस के भी टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन मोड में भी वो हो रहे हैं, ऑफलाइन में तो होते ही हैं, ऑनलाइन में भी पेपर अपलोड होता है असाइनमेंट सेक्शन में और ऐप पे ही। आप अपने से घर पे आंसर्स लिख के उसे दोबारा अपलोड करते हैं, उसी सेक्शन में आप इमेज या पीडीएफ आप अपलोड करते हैं उसके, यहाँ से उसका इवैल्यूएशन होके लिस्ट मिल जाएगी और उस पर डिस्कशन आपको मिलेगा। लाइव डिस्कशन होता है कि जो क्वेश्चंस आए थे आपके में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, उसका एक प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए था, किस उसका सिनॉप्सिस हम लोग डिस्कस करते हैं, कहाँ शुरू होना था कहाँ खत्म होना था, क्या उस आंसर में लिखा जाना था, उस पे एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप इंडिविजुअली कॉपी में लिखते हैं उस पे आपको कॉल करके एक गाइडेंस मिल जाएगा कि हाउ टू राइट। आपके प्रेजेंटेशन में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है तो वो, या क्या चीज आप अच्छा कर रहे हैं वो एक ओवरव्यू आपको मिलता है। इसके अलावा इंडिविजुअल रिव्यू और फिर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ जनरल और लॉ के अलावा जीके कंप्यूटर की भी क्लासेस इसमें है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपके डाउट सेशंस भी होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब होता है किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट पे, उसका जब हम डिस्कस करते हैं तो उतने पोर्शन के आपके रैंडम डाउट्स जो आपको, क्योंकि होता है एक तो क्लास में लाइव चैट का ऑप्शन है, जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको डाउट आता है आप यहीं रेज कर लेते हैं, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आप जब दोबारा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, नोट्स पढ़ते हैं, आपके कुछ डाउट्स आते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए जब भी टेस्ट पे डिस्कशन होता है वी कीप इट ओपन कि उतने पोर्शन में से जितने भी आपके डाउट है वो आप शेयर कर देते हैं चैट के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू, और उन पे लाइव डिस्कशन में हम लोग बात कर लेते हैं। लाइव डिस्कशन में आप भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, और वहीं और फिर आपने जो डाउट पूछा है अगर रैंडम एट दैट मोमेंट एज वेल अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर दैट एज वेल, है ना। तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन का भी एक मैकेनिज्म हमने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन का बेसिक डिफरेंस यही होता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि वो डाउट्स शायद रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए एक ये मैकेनिज्म है। बाकी और आप ऐसे भी शेयर कर सकते हैं चैट वगैरह में, तो मैं कोशिश करता हूँ जैसे आज जो मैंने पढ़ाया, आपने अगर थ्रू चैट कोई डाउट भेजा है तो अगली क्लास कल जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें मैं उस डाउट को डील कर लूंगा इफ इट इज रेलेवेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर आवर फाउंडेशन ऑनलाइन बैचेस, ये सारी फैसिलिटीज हैं इसमें। इसके अलावा एक फाउंडेशन, अब सब्जेक्ट्स बता देता हूँ आपको दोनों, जैसा मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन के दो बैचेस हैं, एक फाउंडेशन बैच एक फाउंडेशन एडवांस्ड। सो दिस इज द फाउंडेशन कोर्स 15 मंथ्स वाला। 12 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, जो लिस्ट आप देख सकते हैं, सारे इसमें वो सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है टू ऑलमोस्ट ऑल द जुडिशरी। मेजोरिटी ऑफ जुडिशरी एग्जाम्स आप देखेंगे तो उनमें लॉ के ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उनको यहाँ इन्वॉल्व किया या इंक्लूड किया है हमने ऐसे सब्जेक्ट्स। ठीक, इसके अलावा अदर में अपार्ट फ्रॉम दीज लॉ सब्जेक्ट्स यू हैव क्लासेस ऑन हिंदी, जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स दोनों पे, क्योंकि कुछ स्टेट हैं जैसे यूपी में सेपरेट पेपर होता है, एमपी में 20 नंबर का आता है प्री में, राजस्थान में हिंदी इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज है। तो इसीलिए फाउंडेशन बैच क्योंकि सभी चीजों को कवर करता है, आपको पता है स्टेट का, हर स्टेट का स्टेट वाइज जुडिशरी का एग्जाम होता है, बट 80% सिलेबस कॉमन है, 20% डिफर करता है। सो दीज फाउंडेशन कोर्सेज आर टू कवर दैट 80% सिलेबस ऑफ योर जुडिशरी एग्जाम्स। तो इसमें इंग्लिश की भी क्लासेस फाउंडेशन बैच में हो रही हैं, कंप्यूटर पे क्लासेस होती हैं क्योंकि कुछ स्टेट्स में प्री में कंप्यूटर भी आता है। जीके करंट दोनों रेलेवेंट हो जाते हैं, कुछ स्टेट में तो काफी अच्छा पूछा जाता है, जैसे बिहार में साइंस का सेपरेट वेटेज है तो उसके लिए भी हैव क्लासेस ऑन साइंस एज वेल, वो भी चल रही है फाउंडेशन बैच में। तो कोशिश हम लोग करते हैं कि एक 360 डिग्री ऑल राउंड प्रिपरेशन आपको मिल जाए अबाउट एनी जुडिशरी एग्जाम अक्रॉस इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फाउंडेशन एडवांस बैच है 24 मंथ्स का, जो 2 महीने वाला 2 साल वाला जो बैच है, उसमें सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ बढ़ जाते हैं 5, इंस्टेड ऑफ 12 देयर आर 17 सब्जेक्ट्स, एज यू कैन सी अलग से 5 सब्जेक्ट और ऐड हुए हैं 12 के बाद। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, रजिस्ट्रेशन, सेल्स ऑफ गुड्स, इंडियन पार्टनरशिप, कंपनी लॉ,
कंपनी लॉ बिहार में आता है, सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप मेजोरिटी ऑफ स्टेट में, रजिस्ट्रेशन दिल्ली हरियाणा सब जगह आता है। तो इन बैचेस में उन पे भी क्लासेस हैं, इस फाउंडेशन एडवांस बैच में, और ड्यूरेशन इसका लंबा है, 2 साल के लिए आप एनरोल हो जाते हैं यहाँ। इसके अलावा अदर में वो चीजें यहाँ भी आपको मिलेंगी, हिंदी पे क्लासेस, इंग्लिश में क्लासेस, इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लासेस, जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स दोनों, कंप्यूटर पे क्लासेस, ये सारी क्लासेस भी आपको इस बैच में भी मिलेंगी। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक बैच जब वैकेंसी आती है तो स्टार्ट होते हैं, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं और लेक्चर्स होते हैं। जैसे अभी राजस्थान आया है, तो इस बार तो हम लोगों ने आरजेएस के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक लॉज आते हैं, उसमें लोकल लॉज आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, पॉक्सो एक्ट, उनके यूट्यूब लाइव्स किए हैं। यूट्यूब लाइव्स अगर नहीं होते हैं तो सेपरेट कोर्स लॉन्च होता है उसका। तो इन एनी ऑफ दी फॉर्म, लेकिन अगर आप हैं एनरोल तो अलग से आप स्टेट स्पेसिफिक बैच भी ले सकते हैं अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट नहीं है तो, डिपेंडिंग ऑन दी नीड। जैसे अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, हरियाणा का प्रीलिम्स है 13 नवंबर को, तो उसके लिए एचजेएस की टेस्ट सीरीज चल रही है प्री की, राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है, दैट यू कैन बाय सेपरेटली। और क्लासेस तो यूट्यूब पे फ्री चल रही हैं, तो एचजेएस के सब्जेक्ट्स भी उसमें कवर हो रहे हैं, आरजेएस के, यू कैन वॉच देम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बाकी डिपेंड करता है जब वैकेंसी आती है जिस भी तरीके से, बट दिस विल बी अवेलेबल। एक चेंज जो हमने यहाँ किया है फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हो या फाउंडेशन एडवांस्ड, अभी हमने अब हर चीज जो भी एलेक में चल रही है विद इन दैट ड्यूरेशन, जैसे आपने अगर फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिया है, इट इज फॉर 15 मंथ्स। अब इसमें हरियाणा की टेस्ट सीरीज अभी चल रही है विच इज सेपरेटली अवेलेबल, और पहले फाउंडेशन में इंक्लूडेड नहीं थी, बट अभी हमने जितना जो कुछ एलेक में चल रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों, सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इन दी फाउंडेशन कोर्स। तो जैसे एचजेएस की टेस्ट सीरीज, आरजेएस की टेस्ट सीरीज, यू नीड नॉट टू पे एनी अदर अमाउंट, एनी अदर फीस फॉर दैट। आप फाउंडेशन के अगर स्टूडेंट हैं तो यूल गेट एक्सेस टू एवरीथिंग। जितने एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनका भी सब पे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, जो जो भी कंडक्ट हो रही हैं एक्टिविटीज इन दिस ड्यूरेशन, यू आर एलिजिबल टू अटेंड ऑल ऑफ देम। मॉड्यूल्स भी हमने कन्फाइन नहीं रखा है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फाउंडेशन में 12 सब्जेक्ट हैं लॉ के, बट जो जो मॉड्यूल्स आते जा रहे हैं हम सेंड कर रहे हैं, चाहे वो लोकल लॉज के हों, स्टेट स्पेसिफिक बैच के। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फाउंडेशन कोर्स में एनरोल्ड है दोनों में से, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको ऑल राउंड प्रिपरेशन मिल जाए। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जाएं तो वी मे हेल्प यू इन दैट। तो उसके लिए एफर्ट्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग सब्जेक्ट सब और एस्पेक्ट एग्जाम के कवर कर रहे हैं। नॉर्मली लोकल, सॉरी, स्पेसिफिक बैचेस में ये चीजें होती हैं, लोकल लॉज होते हैं स्टेट के, जैसे अभी आरजेएस के, राजस्थान के और एचजेएस दोनों के होंगे। जजमेंट राइटिंग क्योंकि एमपी में आता है, राजस्थान में आता है मेंस में, तो उसकी सेपरेट क्लासेस। ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग पे क्लासेस, ट्रांसलेशन के लिए क्लासेस, ऑलरेडी हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्लासेस होती हैं फाउंडेशन में, उसमें ट्रांसलेशन पे भी आपके साथ डिस्कशन होता है। प्रेस राइटिंग पे भी पूरा गाइडेंस उसमें होता है, क्योंकि ये भी कुछ अलग अलग स्टेट में पूछा जाने वाला टॉपिक है मेंस एग्जाम के लिए। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। अगर आप फाउंडेशन कोर्स में इन्वॉल्व हैं, एनरोल्ड हैं, तो यू विल गेट एवरीथिंग, all the all these facilities will be available to you. Now if you have any query regarding these courses, you can tell me, or you can call on the given numbers to the admin team, they'll brief you everything. चलिए अब स्टार्ट करते हैं with our today's topic, that is the limitation act. अब भाई देखिए, ये जो लिमिटेशन एक्ट है, इसका पर्पस क्या है, क्या होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये लिमिटेशन एक्ट होता क्या है, क्या इसका पर्पस है, क्यों इसको लाया गया। क्योंकि जब तक आप किसी भी एक्ट को जब आप पढ़ने जाते हैं, अगर आपको उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं पता है, थोड़ा सा जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस नहीं पता है आपको कि क्यों ये एक्ट आया है, प्रोविजन समझने में वहां समस्या होती है। ये मैं हर एक्ट पढ़ाने के पहले आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन फिर भी इस पे ध्यान कम ही दिया जाता है। जैसे कोई भी बुक आप पढ़ने जाते हैं, प्रीफेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कभी नहीं पढ़ते, बट उस किताब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बुक। या अगर अपन एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या पर्पज है, क्या करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आप जब भी इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन की, किसी भी एक्ट के, तो ये जानना, अगर आपको वो लेजिस्लेटिव इंटेंट क्लियर है कि क्यों ये है, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन होती है। कोर्ट्स भी जब इंटरप्रेट करते हैं प्रोविजंस को, दे टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट
कि इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, अगर लेजिस्लेचर ने इस लॉ को इनैक्ट किया है तो उसके पीछे पर्पस क्या था। इन लाइट ऑफ दैट लेजिस्लेटिव इंटेंट ही नॉर्मली इंटरप्रिटेशंस किए जाते हैं प्रोविजंस के। प्रॉब्लम भी इस तरीके के सब्जेक्ट जो हैं, एसआरए, लिमिटेशन, टीपीए, इनको समझने में आपको इसीलिए होती है क्योंकि आपने ओवरऑल उस बात को ही नहीं समझा होता है कि ये सब्जेक्ट करना क्या चाहते हैं, क्या क्यों है ये सब्जेक्ट। ये बात अगर आपने थोड़ी अच्छे से समझ ली है तो बिलीव में कोई भी एक्ट पढ़ने में, फिर प्रोविजन पढ़ने में उतनी परेशानी आपको नहीं होती है। दिस आर स्टूडेंट्स नो। सही कह रहा हूं भाई मैं, कि अगर आपने, जैसे हमने टीपीए की क्लासेस करी, सीपीसी भी करा, तो पहले अगर आपने एक ओवरऑल भूमिका समझ ली उस सब्जेक्ट की कि क्या है, तो आपको उसके प्रोविजन समझने में बहुत परेशानी फिर नहीं होती है। एम आई करेक्ट? जो पढ़ चुके हैं वो एक बार अपनी सहमति दे दें अगर मैं सच बोल रहा हूँ। ऑल राइट, सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, कि इसका मतलब वो जो पहली क्लास होती है ना एक्ट की, तो ऐसा लगता है ये क्यों पढ़ रहे हैं, सीधे सेक्शन पे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों हम इसकी कथा सुन रहे हैं कि ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, क्या पर्पस है। वो तब समझ में आता है जब बीच में प्रोविजन समझ में नहीं आते कि ये चल क्या रहा है, तब आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि क्यों ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, इसका पर्पस क्या है, करना क्या चाहता है ये सब अगर आपके दिमाग में क्लियर होगा तो प्रोविजन समझने में आपको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए, तो लिमिटेशन एक्ट जो है, भाई एक बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से आप सबको इसके बारे में है कि सूट्स फाइल जो होते हैं, सिविल सूट जब भी आप फाइल करते हैं, तो जैसे सीपीसी में भी हम देखते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन आपके पास होना चाहिए। सूट फाइल करने के लिए कॉज ऑफ एक्शन होता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट और उसका कोई वायलेशन कर दे। आपका कोई भी लीगल राइट है जिसका एक दूसरा पर्सन वायलेशन कर देता है, आप उस लीगल राइट को एनफोर्स कराने कोर्ट जाते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट एंड इट्स वायलेशन इज द कॉज ऑफ एक्शन। कहा जाएगा कि आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन है, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं सूट फाइल करने। अब भाई आज आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, कहने का मतलब आज किसी ने आपका कोई राइट वॉयलेट किया। वो राइट लॉ से प्रिस्क्राइब भी हो सकता है, आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे इतनी फी पे करेंगे एंड आई विल टीच यू फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन। अब दोनों में से कोई भी अगर ब्रीच करता है, आप फीस पढ़ लेने के बाद आप फीस नहीं देते हैं, मान लीजिए आपने इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन लिया हुआ है, आप पढ़ के उसके बाद फीस नहीं पे करते हैं, या मान लीजिए मैंने एडवांस फी ले लिया और मैं आपको फिर पढ़ाता नहीं हूं, तो इन ईदर केसेस हम दोनों में से किसी एक के पास कॉज ऑफ एक्शन आ सकता है। अगर मैं अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता हूं तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन होगा, आप अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो मेरे पास आपके अगेंस्ट एक कॉज ऑफ एक्शन होगा, मैं सूट फाइल कर सकता हूं। अब भाई चलिए, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया मान लीजिए आज, अब मेरे पास राइट आ गया आपके अगेंस्ट सूट फाइल करने का। क्या ये राइट इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहेगा? मान लीजिए आपने मेरा राइट वायलेट कर दिया, आज एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, तो क्या ये राइट मेरे पास अब इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहेगा कि मैं आपके अगेंस्ट कभी भी कोर्ट जा सकता हूं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद? इज इट पॉसिबल, या क्या ऐसा हो सकता है? और देयर शुड बी अ लिमिट। चलिए है क्या वो तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने प्रूडेंस से बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? इंडेफिनिट टाइम के लिए ये राइट होना चाहिए कि जब मन है तब कर लीजिए? नहीं होना चाहिए भाई। देयर शुड बी अ लिमिट टू दिस ना, देयर शुड बी अ लिमिट टू दिस। मान लीजिए आज किसी ने, आज मैंने मान लीजिए किसी के घर में ट्रेसपास कमिट कर दिया, ठीक, बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के मैं उसके घर में एंटर कर गया, सिविल ट्रेसपास मैंने कमिट कर दिया। अब उसके पास एक कॉज ऑफ एक्शन आ गया है मेरे अगेंस्ट क्योंकि मैंने उसके एक लीगल राइट का वायलेशन किया है। अब मुझे बताइए, कभी भी मेरे अगेंस्ट जाके सूट फाइल कर सकता है। क्या अब मैं जिंदगी भर इसी डिलेमा में जीऊंगा कि पता नहीं कब ये मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर दे? और देयर शुड बी अ लिमिट टू दिस राइट। ठीक है, आपके पास राइट है सूट फाइल करने का, आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है, देयर शुड बी अ लिमिट टू दिस, कि भाई कितने समय तक, आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, आप अगले कितने समय के अंदर कोर्ट जाएंगे, देयर शुड बी अ लिमिट टू दिस।
ये बात आप सब समझ रहे हैं कि देयर शुड बी लिमिट। अब मुझे ये बताइए, ये लिमिट क्यों जरूरी है? क्या लगता है आपको क्यों बनाया है ऐसा लिमिट कि आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ? अलग अलग पूरा शेड्यूल दिया हुआ है लिमिटेशन एक्ट में। किसी के लिए 3 साल है सूट फाइल करना कि आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो विद इन 3 इयर्स आप कर सकते हैं। किसी में 12 साल है, किसी में 20 साल है। इस तरीके से अलग अलग पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों जरूरी था ये करना? क्या लगता है आपको क्यों बनाया गया ये प्रोविजन? क्यों जरूरी है इस राइट को लिमिट करना? आपके कोर्ट मूव करने के राइट को लिमिट करने की क्या जरूरत है? पवन कह रहा है टू प्रिवेंट अननेसेसरी बर्डन ऑन कोर्ट। पवन, बट बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं तुम्हारे इस जवाब से, क्योंकि आज जाऊं या 10 साल बाद जाना तो है, एक ही कॉज ऑफ एक्शन, उसके बदले में एक ही बार कोर्ट जा सकता हूँ। हाँ, रेस जुडिकाटा समझ में आता है मुझे इस कंटेक्स्ट में कि एक बार चले गए तो दोबारा नहीं जाएंगे, बर्डन हो जाएगा कोर्ट में। बट एक बार तो है मेरा, तो मैं आज जाऊं चाहे बाद में जाऊं। ऐश्वर्या का कहना है टू प्रोवाइड सम सर्टेनिटी अबाउट राइट। ठीक है, बहुत हद तक सही है। टू प्रिवेंट द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom सूट कुड बी फाइल्ड। ओके। हाँ, मतलब आप जीवन भर इस दहशत में ना जिए कि पता नहीं दूसरा पर्सन कब मेरे अगेंस्ट एक सूट लेके आ जाएगा। इस दहशत से बाहर निकालना पर्पस है लिमिटेशन एक्ट का। ऐसा कुछ चंचला कहना चाह रही है। अनुप्रिया कहना है टू प्रिवेंट हैरेसमेंट ऑफ डिफेंडेंट अननेसेसरीली। ओके। संस्कृति से टू प्रोटेक्ट अदर पर्सन's राइट एज वेल। ओके। पर्सन शुड नॉट स्लीप ओवर हिज राइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके हर्षित। ऑल राइट, चलिए। मोर और लेस आप सबका कहना सही है कि देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, मतलब टू दिस पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए। डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने बात समझ में आ गई कि भाई जिसने राइट का वायलेशन किया है वो क्या जिंदगी भर अब इसी में जिएगा कि पता नहीं कब आप मेरे अगेंस्ट सूट ले आओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज वेल कि इस टाइम पीरियड का एंड होना चाहिए। ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए। और ये जो राइट मिल रहा है कोर्ट में जाके सूट फाइल करने का, ये भी उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो उसके लायक हैं। अगर आप खुद अपने राइट के लिए अवेयर नहीं हैं, आप खुद अगर इस बात के लिए कॉन्शियस नहीं है, तो आपको ये राइट मिलना भी नहीं चाहिए। आप खुद सो रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आज से 12 साल बाद आप जाग रहे हैं, कोई छोटा सा वायलेशन के राइट का हुआ, तो ऐसे में ऐसा मानना है कि भाई ऐसे लोगों को राइट मिलना ही नहीं चाहिए फिर, ये भी एक एस्पेक्ट है इस लिमिटेशन एक्ट का। तो अभी तक हमने जो समझा वो बेसिकली ये बात है कि भाई लिमिटेशन एक्ट जो है ये सूट की लिमिटेशन बताएगा हमें कि कितने कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के कितने समय के अंदर आप कोर्ट मूव कर सकते हैं अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ योर राइट। कितने समय के कितने ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको कोर्ट चले जाना है। उस उसकी लिमिट क्या है कि उसके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। इसकी पूरी लिस्ट लिमिटेशन एक्ट में दी हुई है। ये तो हो गई सिविल सूट की बात। क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन है? अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं सीआरपीसी का तो बता सकते हैं। ये तो हो गई भैया सिविल सूट की। क्रिमिनल में कोई लिमिटेशन है ऐसी? नहीं है? क्या बात कर रहे हो? लिमिटेशन में कोई, सॉरी, क्रिमिनल में कोई लिमिटेशन ही नहीं है। प्रोसीजर में लिमिटेशन है? क्या सीआरपीसी में ऐसी कोई लिमिटेशन दी है कॉग्निजेंस लेने से रिलेटेड कि ऑफेंस हुआ है तो कॉग्निजेंस? अच्छा, नजरीन पढ़ा नहीं है सीआरपीसी। ओके बेटा, फिर कोई बात नहीं। आनंद सब्सटैंटिव में नहीं है, बिल्कुल सब्सटैंटिव में नहीं होगा क्योंकि इट इज अबाउट द प्रोसीजर आनंद। सो इट इज गिवन अंडर सीआरपीसी, यस लिमिटेशन दी हुई है। और जो मैक्सिमम, देखिए, जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उनमें कोई लिमिटेशन नहीं। जो थोड़े लेस सीरियस है उनकी दी हुई है 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतने दिन के अंदर कॉग्निजेंस हो जाना चाहिए, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा पीरियड। लेकिन जो भी थोड़े मीडियोकर या सीरियस ऑफेंसेस हैं उनमें नहीं है कोई लिमिट। उनमें कोई लिमिट नहीं है। कितने ही समय के बाद भी उन केसेस पे कॉग्निजेंस हो सकता है। जो भी थोड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं उनमें कोई लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एज सच नहीं है। क्योंकि भैया क्राइम इज नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, इट इज अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। क्राइम जो होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। इसीलिए क्रिमिनल लॉ डील्स विद पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग का मतलब ही होता है जो जनता के अगेंस्ट हो।
इमीडिएट विक्टिम उसका एक पर्सन हो सकता है, बट वो पब्लिक रॉन्ग होता है क्योंकि वो सोसाइटी की, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट एज अ होल, है ना। और सिविल जो लॉज होते हैं, दे डील विथ नॉर्मली प्राइवेट राइट्स जो पर्सन स्पेसिफिक के अगेंस्ट होते हैं, इसीलिए एक ब्रॉड डिफरेंस है दोनों के बीच। तो लिमिटेशन एक्ट जो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब करता है, ये किन के लिए, सूट्स फाइल करने के लिए, सिविल एक्शन, नॉट ओनली सूट्स, इसमें अपील भी आएगा, इसमें एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी आएगा, सबकी लिमिटेशन है, बट इट इज कनेक्टेड सब्सटैंशियली विद द सिविल प्रोसीजर। ऑल राइट, चलिए। तो लिमिटेशन एक्ट की बेसिक एक ओवरव्यू मेरे ख्याल से आपको मिला। अब यहाँ लिमिटेशन एक्ट से कनेक्टेड दो मैक्सिम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये दोनों मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिमिटेशन एक्ट के पर्पस को समझने के लिए। ये क्या होता है इसको समझने के लिए दोनों काफी इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं। तो जो पहली मैक्सिम आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेप्यूडिका सिट फिनिस लिटिम, इसका लिटरल मीनिंग होता है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। लिटिगेशन का एंड होना इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, खत्म होना चाहिए। देयर शुड बी अ लिमिट टू दिस, दिस शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर इंडेफिनिट पीरियड। ठीक है, राइट मिला है आपको कि आप कोर्ट जाइए किसी भी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो आपके किसी राइट का वायलेशन कर रहा है, बट दिस राइट शुड बी लिमिटेड, एक निर्धारित समय के लिए होना चाहिए, उसके आगे आपको ये राइट नहीं मिलना चाहिए। सेकंड जो मैक्सिम आप देख पा रहे हैं, विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिस ज्यूरस सबवेनेंट, इसका मतलब होता है कि लॉ जो है वो राइट देगा भी ऐसे ही लोगों को जो अपने राइट पे सो नहीं रहे, दोज हु आर नॉट स्लीपिंग ऑन देयर राइट्स। विजिलेंट्स के लिए, जो खुद भी विजिलेंट है, उन्हीं को लॉ भी हेल्प करेगा। लॉ किन की हेल्प करेगा? जो खुद विजिलेंट है, जो सो नहीं रहे खुद अपने राइट्स पे। अगर आपको खुद ही चिंता नहीं है, आप सो रहे हैं, आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, 20 साल बाद आप जा रहे हैं उसके लिए, तो ऐसे में लॉ आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये इस मैक्सिम का मतलब है, लिटरल मीनिंग इसका होता है लॉ असिस्ट ओनली दोज हु आर अलाइव अपॉन देयर राइट्स एंड डू नॉट स्लीप अपॉन दी राइट। जो खुद अपने लिए विजिलेंट है, अपने राइट्स के लिए, जो खुद कॉन्शियस है अपने राइट के लिए, उन्हीं की हेल्प या उन्हीं को असिस्ट करेगा लॉ। जो सो रहे हैं उनकी हेल्प नहीं करेगा। ये भी एक पर्पस है, इसीलिए भी लिमिटेशन एक्ट आया है। ये एक पर्पस है लिमिटेशन एक्ट का। अब देखिए कुछ बेसिक बातें मैं आपको इसके बाद इस लिमिटेशन एक्ट की बता दूं कि क्या क्या यहाँ बेसिक चीजें आपको देखने और पढ़ने को मिलेंगी। तो जो लिमिटेशन एक्ट है आपका पूरा, इसमें दो चीजें हैं। एक है आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सो यू हैव पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन पीरियड जो ये होता है, ये स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जो लिमिटेशन के शेड्यूल में दी हुई है। कि मान लीजिए टॉट में आपको एक सूट फाइल करना है, तो उसकी लिमिटेशन कितनी होगी? लेट्स से अगर वो दिया हुआ है शेड्यूल में 3 years, so this 3 years is the period of limitation. This 3 year is the period of limitation. और on the contrary prescribed period क्या होगा? तो prescribed period वो होगा जो लिमिटेशन एक्ट में अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे। अब इन्होंने तो बोल दिया कि भैया 3 साल है, इस 3 साल में जोड़ना घटाना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा? मान लीजिए आज मैंने सूट फाइल किया, तो क्या आज का दिन इंक्लूड माना जाए? और ये सूट फाइल किस दिन हुआ ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सूट फाइल करने के लिए आप पहले एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में, जो काउंटर बना होता है वहां पे ले जाके आप अपनी प्लेंट सबमिट करते हैं। अब मान लीजिए आपने प्रॉपर कोर्ट फी नहीं पे करी थी, कोर्ट ने वापस भेज दिया आपको करेक्ट करने के लिए। सीधे रिजेक्शन नहीं होता, अगर आपने सीपीसी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो कोर्ट सीधे रिजेक्ट नहीं करता, आपको एक चांस देता है करेक्ट करने का। करेक्ट करने का चांस दिया मुझे, मान लीजिए 4 दिन का समय दिया कोर्ट ने कि मैं उसको करेक्ट करके लाऊं। 4 दिन बाद मैं गया, तो भैया सूट इंस्टीट्यूट मैंने किस दिन किया? जिस दिन पहली बार लेके गया था उस दिन, या जो मुझे करेक्ट करने के लिए समय दिया? क्योंकि इस बीच में हो सकता है कि मेरे ये 3 साल कंप्लीट हो जा रहे हो। कॉज ऑफ एक्शन मेरा जिस दिन अराइज हुआ उससे लेके मेरे पास 3 साल तक की लिमिट थी।
अब एक डेट पे मैं गया एप्लीकेशन लेके, लेकिन मुझे करेक्ट करने के लिए बोला गया, और उतने उसके 2 दिन बाद ही मेरा जो ये पीरियड था 3 साल का, ये खत्म हो गया। तो कब से माना जाए, इस तरीके से अभी और डिटेल में इन चीजों को अपन देखेंगे, किस तरीके से ये कैलकुलेशंस किए जाएंगे। इस कैलकुलेशन के बाद जो पूरा टाइम लिमिट निकल के आएगी, दैट विल बी योर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक, इसको कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। और आज की क्लास जो लोग अटेंड कर रहे हैं, आई होप आप सब लिमिटेशन एक्ट का बेरिक लेके बैठे। अलोंग विद दैट, प्लीज हैव अ नोटबुक एंड अ पेन विथ यू, क्योंकि मैं आपको नोट्स भी दूंगा इनके। तो प्लीज हैव अ नोटबुक एंड अ पेन विथ यू, ताकि आप वो चीजें लिख भी पाए। तो बेरेक्ट में पहले आप देख लीजिए जो मैंने आपको ये बताया अभी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। डेफिनेशन क्लॉज निकालिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 का क्लॉज जे, जे क्लॉज में दिया है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। लिमिटेशन एक्ट में एंड में शेड्यूल में सीधे सीधे ही लिखा है 3 साल, 10 साल, 12 साल, किस सूट के लिए कितना है, अपील फाइल करनी है तो उसके लिए कितना। दैट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और आगे लिखा है इसी में, एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जो आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, द कैलकुलेटेड टाइम, वो कैलकुलेशन के बाद वाला पूरा जो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। कैसे किया जाता है उसी को पूरा इस एक्ट में अपने को पढ़ना है। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इसमें चीजें देखेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा। सो दैट इज कॉल्ड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। इन दोनों के बारे में ब्रॉडली अपन बात करेंगे यहाँ। कैसे ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कैलकुलेट करना है, उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। क्या आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलना है, कुछ क्या एक्सक्लूजन्स आपको मिलने हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज तो हुआ है, लेकिन बीच में कुछ समस्या आ गई मुझे, कुछ ऐसी चीज जो अनअवॉइडेबल थी, क्या उतने पीरियड का एक्सटेंशन मुझे मिल सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 1 जनवरी 2019 को, मान लीजिए इस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड था सूट फाइल करने के लिए उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए वो था 3 इयर्स का, 3 साल का। अब 3 साल जो खत्म होने थे, तो 19 के बाद 20, 21 और 22, 31 दिसंबर 2022 में खत्म होना था। लेकिन बीच में कुछ अनअवॉइडेबल चीजें आ गई, कोविड आ गया मान लीजिए, और इसका इम्पैक्ट रहा मेरे ऊपर, लेट्स से फॉर 6 मंथ्स और समथिंग लाइक दैट। कोविड इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज आई है, और मान लीजिए वो जो पर्सन था वो कॉम्पिटेंट नहीं रहा, वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, तो अब आप आप कॉम्पिटेंट नहीं है सूट फाइल करने के लिए उतने ड्यूरेशन, मान लीजिए 6 महीने आप वो रहे। तो क्या ये टाइम पीरियड आपके इस 3 साल पीरियड ऑफ लिमिटेशन से एक्सक्लूड होना चाहिए? यस, नो। क्या ये एक्सक्लूड होना चाहिए ड्यूरेशन, जहां रीजनेबली आपके पास कुछ है कि भाई नहीं कर सकते थे हम? होना चाहिए, बहुत ऑब्वियस सी चीज है। ये एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा मतलब यहां ऐड हो जाएगा उतना 6 मंथ्स। अब जो मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रहा था, वो अब जून के एंड में खत्म होगा, 23 में 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि वो पीरियड हमने एक्सक्लूड कर दिया 3 साल कैलकुलेट करते समय। ये जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, दैट विल बी द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो 3 साल ही था, लेकिन ये जो गणित लगाया हमने इधर, ये जो पूरा कैलकुलेशन किया है, दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो इस तरीके से प्रोविजन देखने हैं हमें कि क्या क्या इसमें होता है और कैसे कैसे एक्सटेंशन। अब यहाँ पे एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। देखिए, ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पर्पस ऑफ द एक्ट। अब आप ये जो आपको दोनों ध्यान रखना है, दोनों के बारे में सोचना है, प्लेंटिफ के भी और डिफेंडेंट के भी। यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू, तभी सही मायने में आप जस्टिस कर पाएंगे। तो लिमिटेशन एक्ट उस चीज को ध्यान रखता है और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देता है। ये किसके फेवर में हो गया? प्लेंटिफ के, कि भैया मुझे सूट फाइल करना था तो मुझे वो एक्सटेंशन मिल गया।
लेकिन देयर इज एन एंड टू दिस राइट ऑफ माइन। प्लेंटिफ अगर मैं हूं, मेरे राइट का वायलेशन हुआ है, तो मेरे ऊपर एक लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई 3 साल की, कि इसके बाद आपको नहीं आना है सूट लेके। एक स्पेसिफिक नेचर का कोई भी सूट है शेड्यूल में, अगर उसकी लिमिट 3 साल दी है, तो मेरे ऊपर एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी। ये किसके इंटरेस्ट में हुआ काम? डिफेंडेंट। उसको भी तो सुकून चाहिए ना जीवन में, कि 3 साल बाद वो फ्री हो जाए, कि भाई अब मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा ये पर्सन। सो दैट वाज इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। लेकिन ये जो एक्सक्लूजन्स और एक्सेप्शंस आपने दिए हैं, दे आर इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। उसका भी तो ध्यान, ठीक है 3 साल आपने दे दिया, लेकिन बीच में कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आए, तो उतना एक्सटेंशन भी तो उसको मिलना चाहिए। दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट, सो सॉरी, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्लेंटिफ। सो वी नीड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू। ये भी पर्पस है लिमिटेशन एक्ट का, टू मेंटेन दिस बैलेंस। क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट देखना है, तभी तो सही मायने में इक्विटी जस्टिस हो पाएगा। अगर आप सिर्फ लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी और आपने एक्सक्लूजन्स नहीं दिए, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। या आपने एंडलेस कर दिया प्लेंटिफ केस राइट को, कि कभी भी कोर्ट चले जाना, वो भी जस्टिस नहीं है। सो यू हैव टू कीप अ बैलेंस। लिमिटेशन एक्ट डज दिस, इट कीप्स अ बैलेंस, कि किसके फेवर में जाना है, किसके फेवर में नहीं जाना है। इस तरीके से सारी चीजें यहाँ होती है। अच्छा, मान लीजिए कि आप लिमिटेशन पीरियड या प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म होने के बाद सूट फाइल करते हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट? क्या लगता है आपको, व्हाट विल बी द इफेक्ट देन? अगर आप प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म होने के बाद कोर्ट जा रहे हैं अपना राइट एक्सरसाइज करने, कॉज ऑफ एक्शन लेके सूट फाइल करने, व्हाट विल बी द इफेक्ट? डिसमिस हो जाएगा सूट, अनुप्रिया, ऑल राइट। और कुछ? कैन वी से लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, यस इट इज, चंचला, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बिल्कुल बेस्ड इक्विटी पे। अभी विल डिस्कस हाउ इट इज। इफेक्ट बताइए क्या होगा? प्राइमा फेसी कोर्ट रिजेक्ट दी प्लेंट, हर्षित कह रहा है रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। प्लेंट भी रिजेक्ट कर सकते हैं, सूट भी डिसमिस कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, दो तरीके से ये इफेक्ट है। आपका प्लेंट भी रिजेक्ट हो सकती है, सूट भी डिसमिस हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चीज को, इस इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। पहले एसेंस लिख लीजिए लिमिटेशन एक्ट का, उतना पोर्शन आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, फिर मैं इस इफेक्ट पे आता हूं। दो तरीके के इफेक्ट आप लोग बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी या सूट डिसमिस हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आपने सीपीसी की क्लासेस अटेंड कर रखी हैं, तो यू मे बी नोइंग द डिफरेंस, क्योंकि उसको मैंने डिटेल में समझाया है आपको सीपीसी की क्लासेस में। प्लेंट रिजेक्ट होना और सूट डिसमिस होना, दोनों के बीच फर्क क्या होता है, इस बात को हमने सीपीसी में भी डिस्कस किया था, आज भी करेंगे इन ब्रीफ। सो चलिए, पहले हेडिंग लिखिए द लिमिटेशन एक्ट, उसमें एक सब हेडिंग डालिए एसेंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का एसेंस बेसिकली लिख लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट, पर्पस, ये सारी चीजें हम लोग, जो मैंने अभी पूरा डिस्कशन किया ना आपके साथ, उसी चीज को मैं आपको लिखवा रहा हूं। सो लिख लीजिए एक सब हेडिंग डाल के, एसेंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये जो एसेंस, पर्पस, मैक्सिम्स जो मैंने आपको दिखाई, तो इनसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनते हैं, रिमेंबर दिस। प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैक्सिम पे बन जाते हैं, मीनिंग क्या है, किस लॉ से रिलेटेड है, कैसे एप्लीकेबल है, सारे क्वेश्चन मैक्सिम्स पे आपको मिल जाएंगे। हर मल्टीपल स्टेट में आप देखेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन चीजों पे आपको मिलेंगे। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल। मेंस के लिए तो है ही बियॉन्ड डाउट, बट फॉर प्रीलिम्स एज वेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एसेंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट में पहला पॉइंट लिखिए, इसको हम दो पॉइंट्स में दो एस्पेक्ट डील करेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, the idea of limitation emanates from the idea of limitation emanates from doctrine of latches. Doctrine of latches. What do you understand by doctrine of latches? Do you have any idea about this? Any idea about this? No. Delay for no reason. Correct, Pavan. Delay without reason.
चलिए लिखिए, द आइडिया ऑफ लिमिटेशन एमिनेट्स फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ लाचेस, दैट इज, अब ये सब क्वेश्चन बनते हैं कि ये किससे कनेक्टेड है डॉक्ट्रिन प्री में, फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ लाचेस दैट इज proceeding should not be entertained, that is, proceeding should not be entertained after an, that is, proceeding should not be entertained after an inordinary delay. The idea of limitation emanates from doctrine of laches, that is, proceeding should not be entertained after an inordinary delay. Full stop. Limitation Act is based upon Limitation Act is based upon principle of equity and public policy. Limitation Act is based upon principle of equity and public policy. Full stop. It is in the interest of the state. It is in the interest of the state that there should be an end to litigation. It is in the interest of the state that there should be an end to litigation. Full stop. इसमें आप वो मैक्सिम भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको शो करी थी स्लाइड में. Should be an end to litigation. Full stop. सेकेंड पैराग्राफ लिखिए इसमें. नेक्स्ट पैराग्राफ, पॉइंट वन ही है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए इसमें. द इक्विटी पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन. नाजरीन जो नोट्स हैं बेटा वो इंग्लिश में ही दे पाएंगे, ये आपको पहले भी मेरे ख्याल कम्युनिकेट किया होगा दैट वी डील इन इंग्लिश मीडियम ओनली, दो देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम, क्योंकि टीचिंग नॉर्मली सब्सटैंशियली बाइलिंगुअल होती है. हाँ, टेक्निकल वर्ड्स हम लोग हिंदी के यूज नहीं करते हैं, बट जैसे मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझाया लगभग हर फैकल्टी लगभग इसी लैंग्वेज में आपको समझाएगी, है ना. देयर मे बी अ स्लाइट चेंज एज वेल डिपेंडिंग ऑन दी फैकल्टी. कुछ हो सकता है इंग्लिश का यूज थोड़ा ज्यादा भी करें, बिकॉज दिस इज इंग्लिश मीडियम कंप्लीटली, वी डोंट डील इन हिंदी मीडियम एंड वी आर रियली रियली सॉरी फॉर दैट कि हम कंटेंट भी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे हिंदी में. जो स्टडी मॉड्यूल्स हैं, जो टेस्ट हैं या जो क्लास नोट्स हैं, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश. बाकी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल फिर भी हैं जिनका मीडियम हिंदी है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, कंसेप्ट समझने के लिए वो लोग एनरोल्ड हैं. नोट्स के लिए बुक्स वगैरह वो प्रेफर करते हैं, सो दैट्स हाउ दे डू. बाकी नोट्स हमारे हिंदी में नहीं हो पाएंगे. हाँ, सो इट इज एन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन. नेक्स्ट पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, द इक्विटी पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन. The equity part of the law of limitation lies in the fact that the equity part of the law of limitation lies in the fact that the defendant should get a right, that the defendant should get a right after some time, that the defendant should get a right after some time, after the arising of cause of action. The defendant should get a right after some time, after the arising of cause of action, that now the suit, or proceeding, that now the suit or proceeding should not be filed against him. Should not be filed against him. फुल स्टॉप. ये एग्जैक्टली वही बात जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि भैया डिफेंडेंट को भी तो जीवन में वो सुकून चाहिए ना कभी, कि नाउ आई एम फ्री फ्रॉम दैट लाइबिलिटी. ठीक है, मेरे कारण एक कॉज ऑफ एक्शन किसी को मिला था, मैंने किसी का एक लीगल राइट वायलेट किया था, उसके पास राइट था मेरे अगेंस्ट कोर्ट जाने का, लेकिन देयर शुड बी एन एंड टू दिस. ये डिफेंडेंट के भी फेवर में कि ठीक है मैंने राइट का वायलेशन किया था, आपके पास टाइम था मेरे अगेंस्ट एक्शन लेने का, बट वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए थोड़ी कि रोज नींद ही नहीं आ रही अपने को, इसी खौफ में जी रहे हैं कि पता नहीं कब ये सूट ले आए हमारे अगेंस्ट. देयर शुड बी एन एंड टू दिस खौफ, दैट इज नीडेड. ये इक्विटी पार्ट है लिमिटेशन एक्ट का कि देयर शुड बी एन एंड टू दिस. आगे लिखिए इसमें, नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, after the lapse of reasonable time, the suit will become stale. After the lapse of reasonable time, the suit will become stale, comma. The evidences may not be available. The evidences may not be available
or may get distorted. The evidences may not be available or may get distorted. And also, and also, the possibility of fabrication of evidences, and also the possibility of fabrication of evidences will be there. And also the possibility of fabrication of evidences will be there. अब देखिए इंडेफिनिट टाइम के लिए या एक रीजनेबल टाइम से ज्यादा अगर आप ये राइट एक्सटेंड कर देंगे कोर्ट जाने का, तो भैया एविडेंस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ होने की संभावना भी है। एविडेंस डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। मान लीजिए मुझे ऐसा अंदेशा है कि मेरे अगेंस्ट ये पर्सन सूट फाइल कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि इसकी बात में बहुत वैल्यू नहीं है या इसके सूट में बहुत दम नहीं है, क्योंकि ये शायद वो रीजनेबल सूट फाइल ना कर रहा हो, और मेरे पास इस बात के एविडेंसेस हैं कि मैं अपने आप को डिफेंड कर लूंगा। लेकिन अब उसका अगर वो राइट इंडेफिनिट पीरियड के लिए वो भाई 20 साल बाद मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करने जा रहा है, और उस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर सूट के लिए 20 साल इज नॉट अ रीजनेबल टाइम, मेरे पास जो एविडेंसेस हैं दैट मे बी डिस्ट्रॉयड, या तो खुद से हो सकते हैं या देयर इज लाइकलीहुड कि उनके साथ फेब्रिकेशन हो सकता है, कुछ ऐसे चांसेस हैं। तो ये भी मेरे अगेंस्ट एक चीज जा रही है। ये दोनों पार्टीज पे एप्लीकेबल है, लेट इट बी प्लेंटिफ फॉर दी डिफेंडेंट, कि भैया इसमें एविडेंस के साथ फेब्रिकेशन हो सकता है या वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो सकते हैं अगर एक रीजनेबल समय से ज्यादा आप इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करते हैं तो। अगला पैराग्राफ लिखिए। मोरोवर मोरोवर द लिंगरिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स मोरोवर द lingering of the proceedings which are yet to be filed, moreover, the lingering of the proceedings which are yet to be filed will create an uncertainty, will create an uncertainty in the minds of, will create an uncertainty in the minds of the parties concerned, in the minds of the parties concerned, and also the possibilities of, and also the possibilities of any improvisation, and also the possibilities of any improvisation upon the subject matter, sorry, and also the possibilities of any improvisation upon the subject matter will be hindered, of any improvisation upon the subject matter will also be hindered, full stop. Moreover, the anxiety in the minds of the, moreover, the anxiety in the minds of the potential litigants, moreover, the anxiety in the minds of the potential litigants will also be present, will also be present and affect them, will also be present and affect them, full stop. अब देखिए, अगर अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए सूट फाइल करने का, तो जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का, मान लीजिए किसी लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट है, अब मुझे पता है कि ये मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, और मुझे नहीं पता कल को क्या होने वाला है उस सूट का डिसीजन, अब उस लैंड के साथ मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मतलब मैं इंडेफिनिट टाइम के लिए अनसर्टेन हो गया। मेरा मन है उस पर मकान बनाने का, बट कल को पता चला कि भाई वो लैंड आपके पास चला गया, तो क्या मैं हमेशा इस अनसर्टेनिटी में रहूं? इससे सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कम होगी या उस पे वो इम्प्रोवाइजेशन हो नहीं पाएंगे जो होने चाहिए? मुझे उस लैंड पे घर बनाना था, लेकिन मैं इसी डाउट में नहीं बना पाया कि पता नहीं कब अपने हाथ से चला जाए। सो देयर शुड बी एन एंड टू दिस। मान लीजिए 12 साल लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, तो ठीक है भैया, 12 साल के बाद तो मैं सर्टेन हो जाऊंगा कि हाँ अब ये मुझसे लैंड ले नहीं पाएगा ये, या अब ये मेरे अगेंस्ट कोर्ट नहीं जाएगा, तो आई विल बी फ्री, मेंटली मैं फ्री हो जाऊंगा कि नाउ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, सब्जेक्ट मैटर अब मेरा डिस्प्यूटेड नहीं है, इट इज क्लियर। इसीलिए भी ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन नेसेसरी है। आगे लिखिए। Therefore the limitation act puts the limitation, therefore the limitation act puts the limitation upon the time period, therefore the limitation act puts the limitation upon the time period during which the suit, during which the suit, comma, application or appeal can be filed,
upon time period during which the suit, application or appeal can be filed. Full stop. इन सब पे लिमिट प्रोवाइड करता है लिमिटेशन एक्ट, सूट पे, एप्लीकेशन पे, अपील पे। तो ये तो एक एस्पेक्ट आपका हो गया अबाउट दिस, कि ये एक इक्विटी वाला पार्ट या क्यों जरूरी है, ये हमने देखा। इसके अलावा एक सेकंड एस्पेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, वो देखते हैं कि क्या और नेसेसरी है इसमें। सो एक पैराग्राफ आगे लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। द अदर डायमेंशन ऑफ इक्विटी इज दैट, the other dimension of equity is that at the same time, the other dimension of equity is that at the same time, the law of limitation has to do a balancing. The other dimension of equity is that at the same time, the law of limitation has to do a balancing. The law of limitation has to do a balancing of interest in favor of the plaintiff, has to do a balancing of interest in favor of the plaintiff slash applicant slash appellant, in favor of the plaintiff slash applicant slash appellant. Full stop. For this purpose, for this purpose, the principles of exclusion and exceptions. For this purpose, the principles of exclusion and exceptions are provided by Limitation Act. Are provided by Limitation Act. फुल स्टॉप। देखिए ये अब उसी एस्पेक्ट की बात कर रहा है इक्विटी के। पहली इक्विटी तो आपने किसके साथ कर दी? पहली इक्विटी तो आपने कर दी भाई साहब डिफेंडेंट के साथ, कि आपने एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे दिया किसी भी सूट को फाइल करने के लिए या अपील करने के लिए या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। आपने एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे दिया कि भैया 3 साल के अंदर होना है या 12 साल के अंदर होना है या 20 साल के अंदर होना है, लेकिन आपने एक लिमिट दे दी, एंड दे दिया। इसके बाद नहीं आओगे आप रेमेडी मांगने कोर्ट। ये किसके फेवर में थी इक्विटी? डिफेंड। अब कुछ बेनिफिट प्लेंटिफ, आपको दोनों का इंटरेस्ट बैलेंस करना है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जिसको सूट फाइल करना है अब उसको उसके साथ भी तो इक्विटी चाहिए। तो ऐसे केस में प्लेंटिफ के लिए आपने क्या दिया? एक्सक्लूजन्स और एक्सेप्शंस दिए, एक्सेप्शंस एंड एक्सक्लूजन्स दिए आपने फॉर दी प्लेंटिफ, कि ठीक है भैया ये 3 साल तो था कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद 3 साल के अंदर आना है, लेकिन बीच में कोई इनएविटेबल चीजें हो जा रही हैं तो उतना पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये होगी इसके फेवर में इक्विटी। आगे लिखिए, सेकंड पॉइंट डाल लीजिए। अब जैसे पहला पॉइंट अपन ने लिखा था इक्विटी का, वो था डिफेंडेंट के फेवर की बात। अब इस पैराग्राफ जो आपने अभी लास्ट लिखा उसके बाद सेकंड पॉइंट डाल के लिखिए एक पैराग्राफ। लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो रेमेडी बार करता है, राइट नहीं। राइट आपका अभी भी है, एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट अ प्रोविजन। एक बार पिछले पैराग्राफ की लास्ट लाइन रिपीट कर दे रहा हूं। फॉर दिस पर्पस द प्रिंसिपल्स ऑफ For this purpose, the principles of exclusion and exceptions, the principles of exclusion and exceptions are provided by Limitation Act. Are provided by Limitation Act. Full stop. Second point लिखिए, Limitation Act bars the remedy, not the right. Full stop. Limitation Act bars the remedy, not the right. Full stop. Except section 27. Yes, Aishwarya, you're correct. 27 is an exception to this. Except section 27, ब्रैकेट में लिख लीजिए,
where you stay in a property for more than 12 years, where you stay in a property for more than 12 years, the property becomes yours. The property becomes yours, comma. So your right also changes there. So your right also changes there, bracket close. दो इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे ये कैसे होता है, क्या वो सरकमस्टांसेस हैं, कौन सी वो कंडीशंस है जिनमें ये काम होगा, हमेशा नहीं होता ये, है ना। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट टू रेफर मैंने आपको ये बता दिया है। बाकी इन डिटेल अपन इसको देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें अलग अलग हैं इसके एस्पेक्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अलग, नॉर्मल प्रॉपर्टी में अगेंस्ट, सब देखेंगे अपन। लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी नॉट द राइट एक्सेप्ट सेक्शन 27। आगे लिखिए, द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट क्रिएट अ सब्सटैंटिव लॉ एज सच। The Limitation Act does not create a substantive law as such. The Limitation Act does not create a substantive law as such, comma. It is essentially a procedural law. It is essentially a procedural law. Full stop. The parties can neither reduce, the parties can neither reduce nor can increase the limitation. The parties can neither reduce nor can increase the limitation period. The parties can neither reduce nor can increase the limitation period by mutual agreement. The limitation period by mutual agreement. Full stop. Not even the court, not even the court can expand the limitation period. Not even the court can expand the limitation period in the exercise of its in the exercise of its inherent powers in the exercise of its inherent powers under section 151 of CPC, under section 151 of CPC। तो ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ये पार्टीज ना तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से बढ़ा सकती हैं और ना ही civil courts while exercising their inherent power under section 151 of CPC बढ़ा सकते हैं। तो ना तो कोर्ट के पास पावर है ना इसके पास। हाँ, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे प्रेस्क्राइब पीरियड, जो एक्सक्लूजन एक्सेप्शन है वो कोर्ट देगा आपको, वहां कोर्ट के डिस्क्रिप्शन भी है, कई जगह अभी डिटेल में देखेंगे। लेकिन कोर्ट अपने से ये पीरियड बढ़ा नहीं देगा और ना तो पार्टी अग्रीमेंट करके ये बढ़वा सकते हैं। ठीक, तो कोई सब्सटैंटिव राइट एक्चुअली क्रिएट नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, इसीलिए सब्सटैंशियली दिस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ। लास्ट लाइन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, not even the court can expand the limitation period, not even the court can expand the limitation period in the exercise of its inherent powers, in the exercise of its inherent powers under section 151 of CPC, under section 151 of CPC। तो भाई ये जो लॉ है बेसिकली लिमिटेशन, इट इज सब्सटैंशियली अ प्रोसीजरल लॉ। सेक्शन 27 को हटा दिया जाए तो एज सच ना तो ये कोई राइट क्रिएट करता है किसी पार्टी का और ना उसे एक्सटिंग्विश करता है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ इज एसेंशियली दैट ओनली। दिस इज essentially the difference between substantial and a procedural law। substantial law क्या करता है, राइट क्रिएट करता है, एक्सटिंग्विश करता है। प्रोसीजरल लॉ उसके एनफोर्समेंट से कनेक्टेड प्रोसीजर बताता है, एज सच राइट क्रिएट नहीं करता। लिमिटेशन एक्ट इज एसेंशियली प्रोसीजरल लॉ, 27 में राइट भी क्रिएट करता है। एक और प्री का अच्छा क्वेश्चन यहाँ इस एस्पेक्ट से रिलेटेड बनता है, क्लास के एंड में दूंगा मैं आपको, उस पर थोड़ा रिसर्च करके आने के लिए वो होता क्या है। अभी सेक्शन 3 पढ़ते हैं, उसके बाद एंड में मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा
जो कल की क्लास में आप मुझे बताएंगे क्या होता है। चलिए, तो ये तो बेसिक एस्पेक्ट या पर्पस या एसेंस हो गया अबाउट द लिमिटेशन एक्ट। अब इसके बाद एक अगली सब हेडिंग डालिए, द इफेक्ट ऑफ बार ऑफ लिमिटेशन, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि या तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी या सूट डिसमिस, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हेडिंग, एक सब हेडिंग डालिए, द इफेक्ट ऑफ बार ऑफ लिमिटेशन। पहले इसको समझ लीजिए, द इफेक्ट ऑफ बार ऑफ लिमिटेशन। अब देखिए, इफेक्ट में दो चीजें हो सकती है, या तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी या फिर आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। तो भाई, प्लेंट या तो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर आपका दूसरा जो इफेक्ट हो सकता है वो आपका जो सूट है वही डिसमिस हो जाएगा। थोड़ा सा सीपीसी का ज्ञान चाहिए इधर पे। तो अगर सूट डिसमिस अपन कहें या प्लेंट रिजेक्ट, तो दोनों में क्या फर्क है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से आप क्या समझते हैं, और डिसमिसल ऑफ सूट, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है इफेक्ट लिमिटेशन का, कोई बता सकता है? सीपीसी अभी ताजा ताजा पढ़ रखा है जिन्होंने। What is rejection of plaint and what is dismissal of suit? What is the difference basically between the two? If anyone can tell me. नहीं है भाई। जानकारी में नहीं है। रिजेक्शन में फ्रेश सूट अलाउड होता है, विथ फ्रेश कोर्ट फी पे करना होगा। डिसमिसल सेटिंग असाइड करा, ओके। अरे ये इस टाइप के। चंचला ने लिखा, ऑर्डर 7 रूल 11 गिव्स ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्रोविजन बता दो कि डिसमिसल इसमें है। अरे भाई, सब्सटेंटिव डिफरेंस बताइए मुझे। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डन प्राइमा फेसी, ये वो वाले डिफरेंस मत बताइए कॉलम बना के जबरदस्ती, वो एग्जाम में लिखा ना इधर। सब्सटेंटिव बताइए जरा कुछ, मटेरियल डिफरेंस बताइए जरा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डन प्राइमा फेसी बाय कोर्ट एंड डिसमिसल ऑफ सूट अपॉन द इश्यूज रेज्ड बाय। ऑल राइट, यू आर समवट नियर टू द आंसर ऐश्वर्या। देखिए भाई, प्लेंट का जो रिजेक्शन होता है ये प्राइमा फेसी प्रूफ कर दे डिफेंडेंट, अगर कि साहब पीरियड ऑफ लिमिटेशन जा चुका। ये जो सूट लेके आया, ये जो प्लेंट आई, अगर अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ही, भाई देखिए, प्लीडिंग्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। सूट जो इंस्टीट्यूट होता है प्लेंट से होता है, प्लेंटिफ एक प्लेंट लेके जाता है, बदले में डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट जब फाइल करता है, प्राइमा फेसी अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दे कि ये जो सूट फाइल किया है प्लेंटिफ ने, इट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। ये एविडेंसेस नहीं देने हैं डिफेंडेंट को, रिटर्न स्टेटमेंट के से थ्रू ही ये काम हो जाएगा उसके। लेकिन जहां इसको एविडेंसेस देके प्रूफ करना पड़े अपनी बात डिफेंडेंट को, उस वहां क्या होगा? डिसमिसल ऑफ सूट। वहां सूट इंस्टीट्यूट मान लिया जाएगा और फिर डिसमिसल होगा। प्लेन टाइप पहले ही रिजेक्ट हो गई, ये अर्ली स्टेज है जहां एविडेंस नहीं देने पड़े। द बेसिक डिफरेंस है, डिफेंडेंट को एविडेंसेस से प्रूफ नहीं करना पड़ा कि ये सूट बार्ड है। जहां एविडेंस देके प्रूफ करना पड़ा डिफेंडेंट को ये बात कि ये सूट बार्ड है बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, इन दैट केस इट विल बी अ dismissal of the suit. I hope you are getting the difference. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस, नो, थोड़ा सा सीपीसी का नॉलेज इधर रिक्वायर्ड है। लिमिटेशन इज समवट कनेक्टेड विद सीपीसी। यस, ऑल राइट, ओके। सो भाई, रिजेक्शन ऑफ प्लेन टेस्ट जहां एविडेंस ना देना,
डिसमिसल वुड बी जहां एविडेंस लाना पड़े, प्रूफ करना पड़े डिफेंडेंट को ये बात, वहां डिसमिसल ऑफ सूट हो जाएगा, वो फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नहीं होगा। ये एसेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच का। सो दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों इफेक्ट हो सकते हैं इन केस अ सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। स्यूमोटो भी ये काम कोट कर सकता है। चलिए इसमें लिख लीजिए द इफेक्ट ऑफ बार ऑफ लिमिटेशन में, द लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द लिमिटेशन पीरियड, the limitation act provides for the limitation period for the filing of the suit. The limitation act provides for the limitation period for the filing of the suit, comma, application or appeal. The Limitation Act provides for the limitation period for the filing of the suit, comma, application or appeal. And thus, if a suit, if a suit, comma, application or appeal, if a suit, comma, application or appeal has been filed after, has been filed after the lapse of limitation period, has been filed after the lapse of limitation period, then the suit, then the suit, comma, appeal or application, then the suit, comma, appeal or application would not be heard, would not be heard. That is, it will be barred by limitation. Would not be heard. That is, it will be barred by limitation. Full stop. तो भाई लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद अगर आप करते हैं तो वो बार्ड होगा। अभी अपन ने इन दो बातों को नहीं लिखा है इसमें, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, इन केस अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर, in case a suit is instituted after the lapse of the limitation period, in case a suit is instituted after the lapse of the limitation period, then either of the consequences may happen. In case a suit is instituted after the lapse of the limitation period, then either of the consequences may happen. Then either of the consequences may happen. डैश लगा के पहला लिखिए, द प्लेंट में बी रिजेक्टेड, पहला क्या होगा, द प्लेंट में बी रिजेक्टेड। सेकंड लिखिए, द सूट में बी डिसमिस्ड, सेकंड लिखिए, द सूट में बी डिसमिस्ड। तो दोनों में से कोई भी एक कंसिक्वेंस हो सकता है। अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद या प्रोस्क्राइब्ड पीरियड लैप्स होने के बाद आप सूट फाइल करने जा रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक कंसिक्वेंस मिलेगा आपको, इधर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट। इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, आफ्टर फाइलिंग ऑफ द सूट, after filing of the suit, the defendant may either in the written statement itself, after filing of the suit, the defendant may either in the written statement itself or by an amendment of pleading subsequently, either in the written statement itself or by an amendment of pleading subsequently, comma, raise a preliminary objection, raise a preliminary objection regarding the maintainability, raise a preliminary objection regarding the maintainability of suit, raise a preliminary objection regarding the maintainability of suit. Full stop. If he is able to show, if he is able to show the bar of limitation, if he is able to show the bar of limitation on the basis of the pleadings, sorry, on the basis of the pleadings, on the basis of the pleadings, then, then under order 8 rule 1, sorry, under order 8 rule 11D,
the bar of limitation on the basis of the pleadings, then under Order 7, Rule 11D, then under Order 7, Rule 11D, the plaint shall be rejected. The plaint shall be rejected. Shubhranshu, it is rejection of plaint, beta. So rejection of plaint will be in which order? 7 or 8? Rejection of plaint. Then under 7 Rule 11D, the plaint shall be rejected, comma. But if the defendant has, but if the defendant has to lead evidences, but if the defendant has to lead evidences in order to prove, has to lead evidences in order to prove the bar, in order to prove the bar, then the suit shall be dismissed. Then the suit shall be dismissed. Full stop. अब भैया अगर प्राइमा फेसी उसने अपने रिटर्न स्टेटमेंट प्लीडिंग के थ्रू ही प्रूफ कर दिया तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ करना पड़ा देन इट विल बी डिसमिसल ऑफ सूट, जो मैंने आपको अभी बताया एग्जैक्टली वही चीज आपने लिखी. आई होप यू गॉट द पॉइंट. रिजेक्शन एंड डिसमिसल. I hope you got the difference between the two. Where you need to give evidences for the same, it will be dismissal of suit. जहाँ प्राइमा फेसी हो जाएगा preliminary objection raise करके, that will be rejection of plaint. All right, all right. So भाई ये basic essence है पूरा इस limitation act का. आ रहा भाई, समझ में आ रहा क्या चल रहा है? थोड़ा सा नेग्लेक्टेड सा एक्ट है, लेकिन क्वेश्चन वोश्चन आते हैं बढ़िया. एचजेएस में हरियाणा अगर आप देने जा रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन तक आए हैं इधर से, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है चल क्या रहा है, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन. ऐसा तो नहीं हॉलीवुड की मूवी चल रही है बिना सबटाइटल के. थोड़ा सीपीसी का ज्ञान रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए. अगर सीपीसी एकदम सन्नाटा है, बेसिक कुछ भी नहीं पता, तो थोड़ी समस्या आपको लिमिटेशन में हो सकती है. बेटा ऐश्वर्या, सुप्रीम कोर्ट को 151 सीपीसी की जरूरत नहीं. इट वाज अ ब्लैंकेट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कोविड में सारे लिमिटेशंस को हटा दिया. दे डोंट नीड दिस. स्टेयर डिसिसिस की डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन में है ऑलरेडी. प्रोविजन बता दो जरा किधर है. स्टेयर डिसिसिस संविधान पढ़ रखा हो आपने थोड़ा बहुत तो. अलग ही है सुप्रीम कोर्ट का हिसाब किताब. चलिए अब आते हैं अपन अपने लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 की तरफ. पार्ट 2. करेक्ट चंचला. पार्ट 2, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस. तीनों की क्या अब हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा इधर. अपील्स, एप्लीकेशन, सूट. सूट, अपील, एप्लीकेशन. सूट, अपील, एप्लीकेशन. क्या है इनका मतलब? सूट मतलब क्या? सूट मतलब क्या? किस चीज की बात चल रही है? सूट फाइल होना मतलब जो इनिशियल प्रोसीडिंग होती है प्लेंट के थ्रू, जो आप सूट फाइल करते हैं. एप्लीकेशन आप किस लिए फाइल करते हैं सिविल सूट में? एक आध एग्जांपल बता दीजिए. एप्लीकेशन सूट किससे फाइल होगा? प्लेंट के थ्रू. तो जितने आपने सूट पढ़े सीपीसी में वो सब इसमें आएंगे. एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन. यस, डिक्री आने के बाद जब आप एग्जीक्यूशन में जाते हैं वो एप्लीकेशन है. एग्जीक्यूशन के लिए आप प्लेंट फाइल नहीं करते, एप्लीकेशन फाइल करते हैं. तो उसका अपना लिमिटेशन होगा कि डिक्री आने के कितने दिन में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल कर देना है. अपील, अपील आपने अलग पढ़ा, अपील अलग फाइल होती है.
तो अपील की अपनी लिमिट्स है हर जगह कि कितने दिन के अंदर अपील फाइल होनी है। रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल होनी है, रिवीजन पढ़ा है ना सीपीसी में, उसकी एप्लीकेशन, उसकी भी लिमिट है हर जगह कितने दिन में होना। तो ये तीनों चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। अब कुछ प्रोविजन लिमिटेशन एक्ट के सिर्फ अपील पे अप्लाई होंगे या सिर्फ एप्लीकेशन पे होंगे, एप्लीकेशन भी कुछ स्पेसिफिक नेचर की। कुछ प्रोविजन होंगे जो सिर्फ सूट पे एप्लीकेबल होंगे, वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे नहीं होंगे, वो अपील पे नहीं होंगे। ये बात भी ध्यान रखने वाली है, प्री में इधर से भी क्वेश्चन आते हैं लिमिटेशन में, कौन सा सेक्शन किस किस पे अप्लाई होता है। अभी अपन तीनों की बात कर रहे थे इन जनरल, सूट की भी, एप्लीकेशन की भी, अपील की भी। बट अभी धीरे धीरे ये डिवीजन आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप प्रोविजंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, 5 6 कौन सा किस पे एप्लीकेबल है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है भाई। इधर पहले तो पता होना चाहिए होता क्या है, सूट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, और अपील क्यों अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करी है। मैं जो नोट्स लिखवा रहा हूँ उसमें भी तीनों बातें लिखवा रहा हूँ। क्यों लिखवा रहा हूँ? इसीलिए बिकॉज ये तीनों अलग बातें बताना चाह रहे हैं, इसीलिए लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए पहले बेरेट निकाल लीजिए, प्रोविजन पढ़ते हैं, उसके बाद इसके इन डेप्थ चीजों पे जाते हैं कि क्या बात करता है सेक्शन 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस का भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, बनता ही है। बार ऑफ लिमिटेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए भाई, बार ऑफ लिमिटेशन सबसेक्शन 1 इसका कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव। सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 24 दोनों को इंक्लूड करते हुए 4 से 24 इनमें एक्सक्लूजन्स और एक्सेप्शंस दिए हैं। जो अपन ने इक्विटी की बात करी थी ना, इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, पहली इक्विटी तो आपने डिफेंडेंट के फेवर में कर दी कि आपने एंड कर दिया प्लेंटिफ के उस राइट का। दूसरी इक्विटी आपने प्लेंटिफ के फेवर में कर दी कि भैया ठीक है, 3 साल 10 साल वटेवर पीरियड ऑफ लिमिटेशन मेंशन किया, लेकिन कुछ हम आपको एक्सक्लूजन और एक्सेप्शन देंगे। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ चीजें एक्सक्लूड कर देंगे, कुछ एक्सेप्शंस दे देंगे। वो किधर डील हो रहे हैं? इधर हो रहे हैं आपके एक्सक्लूजन्स एंड एक्सेप्शंस, सब इधर डील होंगे 4 से 24। इसलिए लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव, every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, underline कर लीजिए, and application made after the prescribed period shall be dismissed। अगर prescribed period क्या है? ये नहीं 3 5 12 नहीं, prescribed period जो कैलकुलेट होगा इधर सीपीसी के हिसाब से, जो सॉरी लिमिटेशन के हिसाब से जो कैलकुलेट करके आएगा, दैट विल बी द प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म होने के बाद अगर आप प्रेफर करते हैं कोई एप्लीकेशन, अपील या सूट फाइल करते हैं, तो वो शैल बी डिसमिस्ड लिखा है। शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। भले ही एज अ डिफेंस डिफेंडेंट प्लीड ना करे इस बात को, डिफेंडेंट भले ही प्लीड ना करे इस बात को कि ये सूट बार्ड बाय लिमिटेशन, इन दैट केस आल्सो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू डिसमिस सच सूट। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? जो डिफेंस है लिमिटेशन, क्या ये सिर्फ डिफेंडेंट प्लीड कर सकता है या कोर्ट स्यूमोटो एक्शन भी लेगा? स्यूमोटो भी डिसमिस करेगा। एग्जैक्टली exactly, स्यूमोटो करना है, यही बात रिफ्लेक्ट हो रही है इधर। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद आए तो मैंडेटली डिसमिस करना है। ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, भले ही डिफेंडेंट इस बात को प्लीड नहीं कर रहा, तब भी करना है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सबसेक्शन 1। मेरे ख्याल बात कन्वे हो गई है कि क्यों मैंने आपसे अभी पहले भी जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था मैंने कहा था कि स्यूमोटो भी कर सकता है। डिफेंडेंट कहेगा तब तो देखना ही है आपको, बट स्यूमोटो भी कोर्ट, वो कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। ये लिखा हुआ है, शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंडेंट।
सबसेक्शन 2 इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। आगे जो लिखा है पढ़, अभी बाद में पढ़ूंगा, बाद में पहले समझ लीजिए क्या है और क्यों लिखा है इधर। अब बताया जा रहा है कि किस दिन माना जाएगा कि सूट आपने इंस्टीट्यूट किया, इसकी जरूरत क्या है, पहले इस प्रोविजन की जरूरत को समझिए, तब आप इसका मतलब समझ पाएंगे ढंग से। तो यहां सबसेक्शन 2 में बताया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंटिफ इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। ऑर्डिनरी केस में कब माना जाएगा कि आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया? जिस दिन आप प्रॉपर ऑफिसर के पास प्लेंट फाइल कर देंगे। इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, पहले इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए मेरा कॉज ऑफ एक्शन किसी भी चीज को लेकर आई एम प्लेंटिफ, और मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2020, 2020 को मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो दी हुई है, मान लीजिए मेरे पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन या सूट के केस में, वो दी है भैया 3 साल। अब किस ड्यूरेशन के बीच में मुझे सूट फाइल कर देना है? तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 21, 22 और 23, 2023। 3 साल का अगर लिमिटेशन फी, सही है ना भाई? गणित कमजोर है थोड़ा मेरा, चेक कर लेना। तो 1 जनवरी 2020 से 21, 22 और 23, 3 साल। 31 दिसंबर के बाद अगर मैं सूट फाइल कर रहा हूं तो एंटरटेन नहीं होगा उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से, क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना दिया था? 3 साल दिया था। अब बात यह है कि इसके पहले पहले सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो वो कौन सी डेट होती है, वो क्या होता है कि जब मान लिया जाए कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया? जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल दिया कि मैं प्लेंट लेके गया कोर्ट के पास, लेकिन करेक्टली वैल्यूड नहीं था सूट मेरा। सूट का वैल्यूएशन करना पड़ता है, उस हिसाब से स्टैंप और कोर्ट फी पे करनी होती है आपको। मान लीजिए मेरा सूट वैल्यूड नहीं था करेक्ट, या मैंने करेक्ट स्टैंप ड्यूटी या जो भी उसकी कोर्ट फी जो प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए या है, वो मैं पे नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए कोर्ट मुझे बोलता है, मान लीजिए मैंने सूट फाइल करा है 29th को, 29 दिसंबर 2023, 2023। मुकुल कह रहा 2022। अरे सही बताओ मुकुल, 3 साल कब कंप्लीट होंगे मेरे भाई? 22 या 23? गणित कमजोर है, इसीलिए तो लॉ लिया था। वो सब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना क्लैट की तैयारी करते समय बच्चे, लॉ परस्यू करते समय की हमें तो जस्टिस करना है सोसाइटी में, इसीलिए हम लॉ की तरफ अट्रैक्टेड है, तो बकवास है, गणित बस का नहीं है। सही बात तो ये है, यही सच्चाई। कितना होगा भाई, 22 की 23? चलिए एक बार इस पे भी बात कर ले। 3 साल कब कंप्लीट होंगे? 1 जनवरी से 2020 से। अरे 1 जनवरी 23 कर लेते हैं अपन इसको। हाँ वही, मतलब 22 या 1 जनवरी, मतलब कंप्लीट हो जाएगा एंड में। अच्छा, उस कारण से आपको कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि मैंने 31 दिसंबर लिख दिया। इसको 1 जनवरी कर लीजिए कि इस दिन मैं फाइल नहीं कर पाऊंगा। दैट विल बी दी लास्ट डेट। 1 जनवरी को मैं फाइल नहीं कर पाऊंगा। 23 क्या कर सकता हूँ? 1 जनवरी 23 को नहीं। खत्म हो चुका है, 31 दिसंबर को निपट चुका है पीरियड मेरा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो 1 जनवरी को अगर मैं जाता हूँ कोर्ट, मुझे क्या करेगा? भगा देगा, कहेगा अब रहने दो। तो अगर मान लीजिए 31 दिसंबर को, अगर मान लीजिए 31 दिसंबर को हम चले जाते हैं कोर्ट, सॉरी 29 दिसंबर को मैं कोर्ट जाता हूं और प्लेंट लेके सूट फाइल अभी वैलिड है। अगर 29 दिसंबर 22 को मैं जाता हूं तो क्या वैलिड होगा मेरा जाना? क्या ये वैलिड है?
अगर 29 दिसंबर 2022 को मैं अपना सूट फाइल करने जा रहा हूं, लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, 1 जनवरी 20 को वैलिड। लेकिन जब मैं कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट फी प्रॉपर नहीं थी उसमें। तो आपको पता है रिजेक्शन का ग्राउंड बनता है ये, सीपीसी में ये रिजेक्शन का ग्राउंड बनता है, लेकिन एट वंस रिजेक्ट नहीं करता कोर्ट। कोर्ट पहले आपको ऑप्शन देता है। अगर आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पढ़ेंगे ऑर्डर 7 रूल 11 में, तो वहां ये सब ग्राउंड्स हैं कि करेक्ट वैल्यूएशन नहीं है, फी पे नहीं करी है, रिजेक्शन के ग्राउंड है। लेकिन कोर्ट आपको समय देता है, एट वंस नहीं करता, वो एक टाइम दे देगा कि भैया इतने दिन में करेक्ट करके लिया। अब अगर मान लीजिए कोर्ट ने मुझे समय दे दिया 5 दिन का, 6 दिन का, वटेवर, मैं पहुंचा हूं 2 जनवरी को, भाई कोर्ट ने समय दिया था मेरे को, अब मैं जा रहा हूं 2 जनवरी को करेक्ट करके 2023 में। अब सूट इंस्टीट्यूटेड किस दिन माना जाए? ये जिस दिन कोर्ट ने मुझे वापस कर दिया था कि करेक्ट करके लाना, या फिर ये जिस दिन मैं करेक्ट वैल्यूएशन के साथ फिर पहुंचा हूं प्लेंट लेके 2 जनवरी? क्यों? क्यों ये पढ़ रहे हैं अपन सेक्शन 3? क्यों ये देख रहे हैं कि किस दिन माना जाए सूट इंस्टीट्यूटेड? क्योंकि यहां गेम चेंज हो जाएगा इससे। अगर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ये मानी जाएगी तो मेरा तो भैया लिमिटेशन खत्म हो चुका है। 1 जनवरी को ही अगर मैं जाऊंगा तो मेरा मुझे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मुझे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मेरा सूट एंटरटेन नहीं होगा, भगा दिया जाएगा। और अगर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन अपन इसको मान ले तो वैलिड है सूट, बिल्कुल एंटरटेन होगा, चलेगा। इसीलिए सेक्शन 3 पढ़ना जरूरी है। अभी अभी उस पे कंक्लूजन पे मत कूदिए, कौन सी डेट मानी जाएगी वो पढ़ेंगे 3 तो समझ में आएगा कि कौन सी मानी जाएगी। मैं सिर्फ आपको भी बता रहा हूं इसका पर्पस क्या है, क्यों ये जानना जरूरी है कि किस दिन माना जाए डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये समझ में आया कि नहीं आपके? वो तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या होगा। अरे फिर वही 29 तो, बेटा मैं, ये सवाल ही नहीं है मेरा तो। वो तो अपन सेक्शन 3 में देखेंगे ना कौन से सूट के लिए क्या है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं कि क्यों पढ़ रहे हैं ये अपन, ये ज्यादा जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर, यस, ऑल राइट। तो मेरे ख्याल आपको पर्पस क्लियर हो गया क्यों ये देखना जरूरी है कि डेट किस दिन सूट। अगर इस दिन इंस्टीट्यूटेड मान लिया जाएगा तो अलग बात हो जाएगी, इस दिन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा तो अलग बात हो। ऑल राइट, चलिए अब पढ़ते हैं अपन इसे एक एक करके चीजें। So, for the purpose of this act, a suit is instituted, पहला, in an ordinary case when the plaintiff is presented to the proper officer. Ordinary case में किस दिन माना जाएगा सूट इंस्टीट्यूटेड? जब आप प्रॉपर ऑफिसर को अपनी प्लेंट देते हैं ले जाके। सूट की बात चल रही है, प्लेंट के थ्रू फाइल होगा। कोर्ट में काउंटर बने होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत जानकारी रखी है इस बारे में, कोर्ट में काउंटर होता है फाइलिंग के लिए। उस करेक्ट ऑफिसर के पास जाके अगर आपने फाइल कर दी काउंटर पे तो दैट विल बी द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। वो अगर आपने 29 को किया है तो मान लिया जाएगा कि यस। आगे देखते हैं। सेकंड, in the case of a pauper, this is very, very important. In the case of a pauper, when his application for leave to sue as a pauper is made, and third वाला है, in the case of a claim against a company which is being wound up by the court when the claimant first sends in his claim to the official liquidator। चलिए पहले सेकंड पॉइंट को देखिए। पॉपर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आता ही आता है ये सवाल कि किस दिन मानी जाएगी डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्यों होता है ये, पहले उसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो जिन लोगों ने सीपीसी की थोड़ी बहुत जिन्हें जानकारी है वो तो इस बात को समझेंगे, अगर आपको नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूं। पॉपर होता क्या है पहले ये बताइए, पॉपर होता क्या है, कोई बता सकता है भाई? पॉपर क्या होता है? इंडिजेंट पर्सन, जिसके पास पैसे नहीं है तो बिना कोर्ट फीस के उसका सूट फाइल करने की परमिशन उसको मिल जाती है। अगर आपको परमिशन मिल गई है टू स्यू एज अ पॉपर तो आप बिना कोर्ट फी के कर सकते। उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, सीपीसी में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है इसका। तो उस प्रोसीजर में होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप सूट फाइल करना चाहते हैं एज अ पॉपर, एज एन इंडिजेंट पर्सन, तो पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी टू स्यू एज अ पॉपर।
इस बात की आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कोर्ट उस बात पे हियरिंग करेगा, ये देखेगा कि आप वाकई पॉपर हैं, कि आप वाकई इंडिजेंट पर्सन हैं कि नहीं, और इस एप्लीकेशन पे अपना डिसीजन देगा। या तो परमिशन देगा आपको सूट फाइल करने की, या फिर रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन टू स्यू एज अ पॉपर। अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो सूट कंटिन्यू हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपको एज एन ऑर्डिनरी पर्सन सूट फाइल करना पड़ेगा। यही दो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं इस एप्लीकेशन के। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल। जब भी आप एज एन इंडिजेंट सूट फाइल करना चाहते हैं बिना कोर्ट फीस दिए, क्योंकि आप गरीब हैं, उसके लिए पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कोर्ट में टू स्यू एज अ पॉपर। एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो दो में से कोई एक नेचुरल कंसिक्वेंस होगा इस बात का। या तो परमिशन ग्रांट हो जाएगी आपकी हालत देख के, मतलब हियरिंग होगी उस पर देखा जाएगा, या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। अगर परमिशन हो गई तो कंटिन्यू होगा बिना कोर्ट फीस दिए आपका सूट। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं आप बेवकूफ बना रहे, पैसे हैं आपके पास, रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब अब लेके आना सूट तो आप लेके आइए। और कैसे लेके आएंगे? आप कोर्ट फी के साथ लेके आएंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये जो एप्लीकेशन मैंने फाइल करी टू स्यू एज अ पॉपर, अगर मान लीजिए वही पुराना वाला अपन एग्जाम्पल पूरा लेते हैं। कॉज ऑफ एक्शन 1 जनवरी 2020 को अराइज हुआ। पीरियड ऑफ लिमिटेशन 31 दिसंबर 22 को खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब 1 जनवरी 2023 से मेरे पास कोई राइट नहीं कोर्ट जाने का। तो अपन एकदम एंड टाइम पे जा गए हैं, कल फ्री है और आज फोन करके पूछ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता दो एचजेस के। तो यही नॉर्मली जीवन में चलता है। तो मान लीजिए कि 1 जनवरी 1 जनवरी 23 को सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद नहीं कर सकता, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 है लास्ट मेरा। ठीक। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने 29 ऑफ डिसम्बर 2022 को एप्लीकेशन दी थी। इस दिन मैंने क्या किया था भाई? एप्लीकेशन दी थी अपनी। आई होप दिस इज विजिबल एंड क्लियर। 29 तारीख को मैंने एप्लीकेशन फाइल करी। अब इस पे चली हियरिंग, इस पे विचार किया कोर्ट ने कि आपको परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। जो भी डिसीजन हुआ लेट्स से, वो हो रहा है 4 जनवरी को, जबकि एक से तो अलाउड ही नहीं था मुझे सूट। 31 दिसंबर को आखिरी था, खत्म हो चुका है, और ये डिसीजन हो रहा है 4 तारीख को। अब डिसीजन में दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो मुझे परमिशन मिल जाएगी या तो नहीं मिलेगी। एम आई करेक्ट? अगर मान लीजिए परमिशन मिल गई मुझे कि हाँ भैया ठीक है, तुम पॉपर हो, गरीब हो, तुम्हारा सूट हम बिना कोर्ट फी के एंटरटेन करेंगे, क्या होगा इस केस में? किस दिन डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? क्या ये लिमिटेशन पीरियड से बार्ड है क्योंकि 4 तारीख को मेरी एप्लीकेशन पे जवाब दिया है कोर्ट ने? क्या इसीलिए ये बार्ड है पहले से ही? क्योंकि 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था, 31 दिसंबर 22 को खत्म हो रहा था। अगर आप डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इसको मान लेंगे 29 दिसंबर को, तब तो सूट वैलिड है। और अगर आप 4 जनवरी को डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मानेंगे तो बार्ड है। मैं बात कर रहा हूं कि परमिशन ग्रांट हो गई है मेरी, मुझे कोर्ट ने परमिशन दे दी है टू स्यू एज अ पॉपर। इस केस में क्या मानी जाएगी? डेट। तो उसके लिए लिखा है, पढ़िए सेकंड में। इन द केस ऑफ अ पॉपर, when his application for leave to sue as a pauper is made, जिस दिन एप्लीकेशन दी गई थी टू sue as a pauper, जिस दिन एप्लीकेशन दी गई थी टू sue as a pauper, उस दिन माना जाएगा डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो भैया वो कौन सी डेट है? 29। कहने का मतलब वैलिड है सूट। ये किस लिए है? अगर परमिशन मेरी ग्रांट होती। अगर मान लीजिए परमिशन रिजेक्ट हो गई, इन्होंने रिजेक्ट कर दी परमिशन कि नहीं 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 नहीं, परमिशन नहीं देंगे,
और रिजेक्शन आया 4 तारीख कि अब आपको नहीं दिया जाएगा सूट फाइल करने को एज अ पॉपर। अब एज अ पॉपर परमिशन नहीं मिली है तो मुझे मैं सूट कैसे फाइल करूंगा? विद कोर्ट फीस एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो क्या एज एन ऑर्डिनरी पर्सन मैं 5 जनवरी को सूट फाइल कर सकता हूं? क्या मैं 5 जनवरी को एज एन ऑर्डिनरी पर्सन सूट फाइल कर सकता हूं? बताइए। क्योंकि रिजेक्ट होने का कंसिक्वेंस क्या होगा? भाई अगर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो कंसिक्वेंस क्या? आई एम नॉट अ पॉपर, आई हैव टू फाइल दी कोर्ट फी एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो अब ऑर्डिनरी पर्सन के लिए 5 जनवरी को जा रहे हैं अपन। ऑब्वियस सी बात है ना, 4 तारीख तक तो अपन वेट कर रहे थे। सो विल आई गेट दी परमिशन? इसके लिए सेक्शन 3 में कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए पढ़िए सेक्शन 13, बैरेट में निकाल लीजिए तुरंत 13, सेक्शन 13। Exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied for. In computing the period of limitation, क्या लिखा है इधर? In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected. कौन से केस को डील कर रही है ये 13 रिजेक्शन? क्योंकि अगर पर एडमिट हो गई तो सेक्शन 3 में ही दिया है कि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन 29 माना जाएगा। अपन ने ये कहां से डराइव कर लिया कि सेक्शन 3 इस रिजेक्शन वाले केस को डील नहीं करता, वो सिर्फ परमिशन वाले को करता है। इसीलिए कर लिया कंक्लूजन क्योंकि सेक्शन 13 डील्स विद रिजेक्शन। सो इधर लिखा है in computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected, the time underline कर लीजिए, the time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded, and the court may on payment of the court fee prescribed for such suit or appeal treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fee had been paid in the first instance। अब मान लीजिए 4 तारीख को रिजेक्शन तो आ गया, लेकिन अगर मैंने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया, अब ये एक्सक्लूजन सेक्शन 13 का बेनिफिट मुझे मिलेगा। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कोर्ट के सामने कि साहब, दूसरी बार जब जा रहा हूं 5 तारीख को, अब भैया 5 जनवरी, क्योंकि मेरा ये सब कार्यक्रम हो गया, मैंने एज अ प्रॉपर सूट फाइल करना था, उसके लिए 29 को एप्लीकेशन दी जो कि 4 तारीख को रिजेक्ट हुई, और इस बीच में मेरा पीरियड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो गया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन बेसिकली खत्म हो गया जो 3 साल का था। 31 दिसंबर 22 को वो खत्म हो चुका है मेरा। ठीक है। अब इस पे डिसीजन आया 4 जनवरी को और डिसमिस हो गया, वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आप प्रॉपर नहीं है। अब मुझे एज एन ऑर्डिनरी पर्सन मेरे पास ऑप्शन है, मैं फाइल कर, लेकिन अब 5 को जा रहा हूं तो उधर से डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि साहब लिमिटेशन से बाहर है, ये तो 31 दिसंबर तक ही था सिर्फ, अब तो बाहर है। अब मैं उस कोर्ट के सामने जिसके सामने 5 तारीख को गया हूं ये प्लीड करूंगा कि साहब मैं एक दूसरे कोर्ट में, मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके पास दे रखी थी, आप ही के पास, जब मैं दोबारा गया कोर्ट के पास 4 तारीख को एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, कोर्ट के सामने में अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये जो 29 तारीख को मैंने एप्लीकेशन फाइल करी थी टू sue एज अ पॉपर, दिस वाज डन इन गुड फेथ, गुड फेथ में मैंने करी थी, और ये जो प्रोसीडिंग चली है इसके कारण लेट हो गया, गुड फेथ में मैंने ये करी थी, तो ये जो पीरियड है ना 29 तारीख 4, ये एक्सक्लूजन का काम करेगा। मान लिया जाएगा जो लास्ट लाइन में लिखा है 13 की, ट्रीट द सूट और अपील एज हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ द कोर्ट फी हैड बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो जो कोर्ट फी मैं 5 तारीख को पे कर रहा हूं क्योंकि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, जो मैं 5 को कर रहा हूं माना जाएगा कि मैंने ये सूट विद कोर्ट फी फाइल किया था 29 को ही, जिस दिन एप्लीकेशन, उस दिन ही। तो यहां से मुझे बचाया जाएगा प्लेंटिफ को, क्योंकि मैं बोनाफाइड, सॉरी गुड फेथ में प्लीड कर रहा था एज अ प्रॉपर। गुड फेथ जरूरी है। अगर ये प्रूफ हो गया कि आपने गुड फेथ में काम नहीं किया तो ये 13 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, फिर आप नहीं फाइल कर सकते 5 को, ये ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर। किस किस को यह कहानी समझ में नहीं आ पाई? हो सकता है, मतलब इतना आसान नहीं है लिमिटेशन एक्ट। आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस फॉर यू,
बट ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है यू कैन रेज, मैं 2 बार समझा दूंगा, कोई समस्या नहीं मुझे। बताएं भाई, किस किस के समझ में नहीं आया ये कहानी जो करी अपन ने अभी इधर। सर इसका मतलब डीम्ड नहीं माना जाएगा, बट पॉपर हैज टू प्रूव हिज। बिल्कुल आनंद, ऐसे कैसे डीम्ड मान लिया जाएगा? तेरा यही तो कह रहा है, गुड फेथ होना चाहिए, तो आपको एक्सक्लूजन मिल जाएगा उतने पीरियड का। मान लिया जाएगा जैसे आपने 29 को ही विद कोर्ट फी फाइल कर दी थी। फ्लिंट, कोई ऐसा बंधु जिसको समझ ना पाया हो? एवरीबडी गॉट दिस? चलिए आ गया भैया, हाँ समझ में। ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत बढ़िया बात है। इससे प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं, आई होप आप समस्या नहीं होगी। तो 3 के साथ 13 कनेक्ट होता है इधर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़िए 3 का। नेक्स्ट। तो ये तो हो गई भैया पॉपर की कहानी, दोनों में समझ में आ गया, जहां आपको परमिशन मिली जहां रिजेक्ट हुई दोनों। अगला पढ़ते हैं तीसरा। इन द केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी which is being wound up by the court, when the claimant first sends his claim to the official liquidator। भैया वाइंडिंग अप के केस में कंपनी वाइंड अप हो रही है, उसके केस में डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कब माना जाएगा? जब पहली बार आप ऑफिशियल लिक्विडेटर को एप्लीकेशन दे देंगे। इसके लिए भी कहानी सुननी पड़ेगी, थोड़ा ज्ञान चाहिए कंपनी के वाइंडिंग अप का। कंपनी लॉ बिहार में आता है ऑप्शनल में। हम बिल्कुल कर सकता बॉबी, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोनाफाइड एंड गुड फेथ। Please read IPC for that. There's difference between bona fide and good faith. There is difference. आईपीसी में बताया भी है मैंने डिफरेंस। दोनों अलग बातें। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी समझिए होता क्या है। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है और उससे आपको कुछ क्लेम्स हैं आपके, मान लीजिए आप क्रेडिटर हैं उस कंपनी के, आपको पैसा लेना है। भाई वाइंड अप हो रही है तो अपन अपना हिसाब तो देखेंगे ना, तो अपन क्रेडिटर है, अपने को पैसा लेना है कंपनी से। तो वाइंडिंग अप जब कंपनी की होती है कोर्ट के थ्रू, तो उस केस में आप सीधे सूट फाइल नहीं करते। आप क्या नहीं करते हैं? सीधे सूट फाइल नहीं करते। कोर्ट पहले एक ऑफिशियल लिक्विडेटर, एक ऑफिसर अपॉइंट कर देता है जिसको कहा जाता है लिक्विडेटर, जो उसकी वाइंडिंग अप कराता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस करता है, आपका क्लेम सेटल करता है। तो पहली एप्लीकेशन जिस दिन भी आपने, और मान लीजिए देखिए लिक्विडेटर ने जो सेटलमेंट कराया, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, देन यू कैन मूव फॉर सूट। तो पहले आपको किसके पास जाना है? ऐसे केस में लिक्विडेटर के पास जाना होता है आपको। अगर यहां आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू विल बी फाइलिंग अ सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ योर क्लेम। पहले आप किसके पास जाएंगे? लिक्विडेटर। फिर आप करेंगे सूट फाइल। अब मान लीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो था आपका वही 3 साल। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ आपका 1 जनवरी 1 जनवरी 2020 को आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। ठीक। आपने ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास आप पहुंच गए, मान लीजिए अब 3 साल का क्योंकि है, तो यहां से लेके कब तक आप कर सकते हैं? सो दिस विल बी 31 दिसंबर 22। ये आपका पूरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फाइल कर दी मैंने इधर पे जाके एप्लीकेशन लिक्विडेटर के पास, लेस से 1 जनवरी 1 जनवरी 21 को। तो आई वॉज विद इन टाइम। या एक सेकेंड, इसको अपन वही लेते हैं 29 दिसंबर 29 दिसंबर 22 को मैं पहुंचता हूं कहाँ? लिक्विडेटर के पास। और इसने जो सेटलमेंट करा अपने समझ में नहीं आया वो सेटलमेंट। इसकी प्रोसीडिंग चली, वो सब खत्म हुई। लेट्स से 1 फेब को इसने सेटलमेंट करके मेरा दिया 2023 में। 1 फरवरी को इसने मेरा सेटलमेंट, मैं गया था इसके पास कब? 29 दिसंबर। 1 फरवरी को इसने सेटल किया, अपने समझ में नहीं आया, अपन 2 फरवरी को आ गए सूट फाइल करने। 2 फरवरी 23।
में अपन आ गए सूट फाइल कर। अब क्या ये सूट बार्ड बाय लिमिटेशन होगा? पहले मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास गया 29 दिसंबर को, बट आई वॉज हैप्पी विद द सेटलमेंट। अपन ने सूट फाइल, क्योंकि अब ये इसने निपटारा करा 1 फरवरी को, और इतनी देर में क्या हुआ, मेरा लिमिटेशन खरा खत्म हो गया, 31 दिसंबर 22 को ही खत्म हो गया। अब अपन गए सूट फाइल करने 2 फरवरी को। विल द सूट बी एंटरटेन्ड और बार्ड बाय लिमिटेशन? देखिए अब यहां भी सेम चीज है। अगर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की डेट ये मान लें जिस दिन मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास गया था, तो मेरा सूट चलता रहेगा, भले ही वो कोर्ट में मैंने 2 तारीख को फाइल किया। और अगर आप डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इस 2 फरवरी को मानेंगे, तो फिर एंटरटेन नहीं होगा, फिर ये बार्ड बाय लिमिट। इसीलिए जानना जरूरी है डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके केस में थर्ड पॉइंट कहता है, इन द केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी व्हिच इज बीइंग बाउंड अप बाय द कोर्ट, व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। पहली बार जैसे आप ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास अपना क्लेम भेजते हैं, उस दिन मान लिया जाता है दैट यू हैव इंस्टीट्यूटेड अ सूट। तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या मानी जाएगी? कंपनी वाइंडिंग अप में जिस दिन पहली बार आपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपना क्लेम भेजा है, 29 दिसंबर। तो सूट एंटरटेन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन 29 दिसंबर मानी जा रही है। अब ये वाली कहानी भाई साहब किस किस के समझ में नहीं आई, ये सब एक एक पॉइंट पॉइंट क्लियर करते हैं ना, कहीं कोई समस्या नहीं चाहिए दिमाग में। बस हो सकता है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर समझने में आपको समस्या हो, अगर आपने थोड़ा भी कॉलेज में नहीं पढ़ रखा, एकदम कतई अपन दूर थे किताबों से, बेरेट से। कोई ऐसा बंधु जिसके ये समझ में ना पाया हो, कंपनी वाइंडिंग अप में डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या माना जाएगा? क्योंकि जहाँ मेन सेंस में डीजेसी जिसमें अच्छे उस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, उधर उधर ऐसे फैक्ट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि डिफेंडेंट ने फाइल किया है ऑब्जेक्शन लिमिटेशन का, एंटरटेन होगा कि नहीं। वहाँ ये सब बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन। सर आई हैव डाउट विद रिस्पेक्ट टू गुड फेथ हेयर वेदर मीनिंग। हाँ बिल्कुल हर्षित, गुड फेथ आईपीसी से उठाएंगे भाई अपन, क्योंकि इधर डिफाइंड नहीं है अलग से, सीपीसी में भी नहीं है, लिमिटेशन में ये भी है कि कोई वर्ड यूज हो रहा है और अगर वो डिफाइन नहीं है लिमिटेशन में, तो सीपीसी से उसका मीनिंग, लेकिन सीपीसी में भी डिफाइंड नहीं है। गुड फेथ आईपीसी में डिफाइंड विद ड्यू केयर एंड कॉशन। अच्छा, ऑल राइट, चंचला आ गया, एक सेकंड। 2H, sorry, nothing shall be deemed to be done in good faith which is not done with due care, same IPC। 2H लिमिटेशन के 2H में है, सेम, इट इज आईपीसी ओनली। गुड फेथ हर जगह यही होता है बेटा। और जो बोनाफाइड होती है वो इंटेंशन की बात है आपके, यहाँ केयर देखी जाती है एज अ प्रूडेंट पर्सन, और वो आपका कि आपका क्या इंटेंशन था, दोनों में डिफरेंस है। कभी भी गुड फेथ और बोनाफाइड को आप इंटरचेंजेबली यूज मत करिए, इसीलिए मैंने हमेशा ये वार्निंग आपको दी है। चलिए, ये समझ में आया, कंपनी का बाइंडिंग आप समझ में आया कि नहीं? ऑल राइट, आगे देखिए बी, एनी क्लेम बाय वे ऑफ अ सेट ऑफ, ये प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted a first in case of a set off on the same date, underline कर लीजिए, on the same date as the suit in which the set off is pleaded। मान लीजिए आपने सेट ऑफ या काउंटर क्लेम आप स्टैब्लिश कर रहे हैं किसी सूट में, तो आपको इसके लिए थोड़ी सी सेट ऑफ काउंटर क्लेम की जानकारी भी चाहिए। सेट ऑफ जो होता है वो माना जाता है डेट ऑफ सूट पे ही इंस्टीट्यूटेड, और वो आप रिटर्न स्टेटमेंट में ही फाइल करते हैं। सेट ऑफ होता क्या है? एक दूसरा क्लेम जो डिफेंडेंट, एक क्लेम तो प्लेंटिफ कर रहा है अगेंस्ट द डिफेंडेंट जिसके लिए उसने सूट फाइल किया,
अब कुछ क्लेम इस डिफेंडेंट का भी है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस है कि कब सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं, कब नहीं, वो डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। बट इसका कोई क्लेम इसके अगेंस्ट है तो सेम सूट में ये बाय वे ऑफ सेट ऑफ अपना भी क्लेम कर सकता है। और सेट ऑफ अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ही इसको करना होता है साथ में। सो सेट ऑफ के लिए डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या मानी जाएगी? जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया है प्लेंटिफ ने, ओरिजिनल सूट, वही मानी जाएगी सेट ऑफ के लिए डेट। सेकंड है, इन द केस ऑफ अ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। काउंटर क्लेम थोड़ा सा सेपरेट होता है, आपको यह भी पता होगा। ओरिजिनल सूट भले ही डिसमिस हो जाए, काउंटर क्लेम कंटिन्यू होता है, सेट ऑफ कंटिन्यू नहीं होता। काउंटर क्लेम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, अलग एक। इसीलिए फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एज वेल, यहां पे भी वो किस दिन माना जाएगा? जिस दिन काउंटर क्लेम आया। ओरिजिनल सूट किसी भी दिन हो, काउंटर क्लेम जिस दिन इसने प्लीड किया है वो उसी दिन इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। सेट ऑफ किस दिन इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा? जिस दिन ओरिजिनल सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके लिए थोड़ी जानकारी सेट ऑफ काउंटर क्लेम की आपको चाहिए, बेसिक। यस, नो, क्लियर है भैया ये? सेट ऑफ में सिंपल डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वही मानी जाएगी। सेट ऑफ के भी ऑल राइट, लग रहा है सीपीसी अच्छे से पढ़ा है आपने। ऑल राइट, सी देखिए अब। सी पॉइंट पे आइए। सी कहता है एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट is made when the application is presented to the proper officer of that court। तो भैया जब भी आप कोई एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, वो किस दिन मानी जाएगी? जिस दिन एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास आपने प्रेजेंट करी। ये लिखने की जरूरत क्या थी इधर? आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि जब आप एप्लीकेशन, जिस दिन भाई सूट के लिए भी यही, इधर पे भी वही होगा, जिस दिन आप फाइल सॉरी एप्लीकेशन लेके गए हैं प्रॉपर ऑफिसर, वही तो होगा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो लिखा है ना, एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन, क्योंकि हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन जाती हैं वहां पे नॉर्मली पहले, बिफोर मूविंग टू दी हाई कोर्ट, जैसे मान लीजिए ये ए है कंसर्न पर्सन, इसको फाइल करना है हाई कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन। ए को फाइल करना है हाई कोर्ट में, किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट। तो फाइल करने के ये जो नोटिस ऑफ मोशन जो होता है, ये वो एप्लीकेशन है जिसमें आपको एक नोटिस अपोजिट पार्टी को पहले देना होता है। नॉर्मली ये 14 दिन होता है कि एक 14 दिन का नोटिस एटलीस्ट आप भेजें, 14 डेज, या फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो लॉ में, अलग अलग जगह अलग अलग है। तो बिफोर मूविंग टू द हाई कोर्ट, पहले आपको इस बात का नोटिस, या दैट यू आर मूविंग अगेंस्ट बी टू द हाई कोर्ट, इस बात का एक नोटिस आपको इसे सर्व करना होता है बी को। और वो एटलीस्ट 14 दिन का होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर मैंने 1 जनवरी 2020 को ये नोटिस सर्व किया है, तो मैं हाई कोर्ट कब जा सकता हूं उसके बाद? 14 दिन के बाद, मतलब 15 जनवरी से। 15 जनवरी से मैं जा सकता हूं, उसके पहले नहीं जा सकता। 14 दिन मुझे देना है नोटिस। तो नोटिस मैंने इसको 1 जनवरी को दिया और 15 तारीख को मैं हाई कोर्ट पहुंचा। ऐसे केस में एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन में डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सी मानी जाएगी? ये वाली, जिस दिन मैं हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर के पास लेके गया अपनी एप्लीकेशन। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। डेट कौन सी मानी जाएगी? ये नहीं मानी जाएगी जिस दिन आपने नोटिस दे दिया था वो, क्योंकि कई जगह आपने देखा कि ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास, कंपनी वाले वाइंडिंग अप में, जब ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास पहुंचे वो मान ली। टू स्यू एज अ पॉपर में आपने वो मान ली जिस दिन एप्लीकेशन दी थी। उसके क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा है मेगा, ये इस बात के क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये जो नोटिस आपने दिया वो आपको वेल इन टाइम देना, और पहले दे देना है कि आपका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो उसके पहले दे देना भैया। एकदम एंड मोमेंट पे जागना नहीं चलेगा इधर। तो ये जो नोटिस पीरियड, जिस दिन आप नोटिस देते हैं, वो नहीं मानी जाएगी डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जिस दिन आप एप्लीकेशन लेके हाई कोर्ट के पास पहुंचे। और कब पहुंच सकते हैं? 14 दिन लैप्स होने के बाद। आई होप दिस इज क्लियर। किस किस को ये कहानी समझ में नहीं आई? कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया आखिरी पॉइंट से ही? तो अपन ना सेक्शन 3 कंप्लीट।
एनीवन जिसको ये समझ ना पाया हो? एक बार रिपीट कर देता हूं मेरा। देखिए यहां जो सी में पॉइंट लिखा है, एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट, ये होता क्या है इस बात को समझिए। तो एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन का मतलब होता है आपको अपोजिट पार्टी को पहले नोटिस देना होता है। जैसे मान लीजिए ए को कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है अगेंस्ट बी, कहाँ करनी है? इन दी हाई कोर्ट। तो अलग अलग लॉ में इसके लिए प्रोविजन है। नॉर्मली 14 दिन होता है ये नोटिस ऑफ मोशन में। 14 दिन पहले आपको हाई कोर्ट में जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उससे एटलीस्ट 14 दिन पहले आप एक नोटिस भेजेंगे इसको। किसको? पार्टी को। एटलीस्ट 14 दिन पहले अपोजिट पार्टी आपको नोटिस भेजना है। तो मान लीजिए नोटिस मैंने भेजा 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2020 को। अब नोटिस भेजने के एटलीस्ट 14 दिन मुझे रुकना पड़ेगा बिफोर आई गो टू द हाई कोर्ट। 14 दिन रुकूंगा मतलब मैं लेटेस्ट कब फाइल कर पाऊंगा? 15 जनवरी 2020। इसके पहले नहीं जा सकता। तो 15 जनवरी को मैं हाई कोर्ट गया फाइनली, 14 दिन का नोटिस देने के बाद। इस केस में डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट एप्लीकेशन कौन सी मानी जाएगी? ये नहीं जिस दिन मैंने नोटिस दिया है, ये नहीं मानी जाएगी, ये वाली मानी जाएगी, ये वाली। अब अगर 15 जनवरी के पहले पहले मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया है, तो ये सूट बार्ड, ये एप्लीकेशन बार्ड है बाय लिमिटेशन एक्ट। ऐसे केस में एप्लीकेशन बार्ड है बाय लिमिटेशन एक्ट। अगर मान लीजिए इधर 10 जनवरी को मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया, तो ये एप्लीकेशन अब बार्ड है, मैं नहीं जा सकता। क्योंकि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ये नहीं मानी जाएगी नोटिस वाली, ये मानी जाएगी डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। आई होप यू आर गेटिंग दिस अभी। मेगा, इज इट क्लियर? ये भी इसका कारण बेटा इसका भी सेम ही है जो अभी तक अपन पढ़ते आए, कि इस बीच अगर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया तो आप गए, द एप्लीकेशन विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन। एवरीवन, कोई और किसी को कोई समस्या हो इस पूरे चीज से कनेक्टेड तो बताइए। तो ये है आपका सेक्शन 3। कल इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, 4 और 5 पढ़ेंगे कल। 4 छोटा सा है, 5 थोड़ा है। 4 5 कल पढ़ेंगे अपन, कल की क्लास में 4 और 5 पढ़ेंगे। ये था आपका 3। मेरे ख्याल से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है लिमिटेशन एक्ट की, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कैसे कैलकुलेट होंगे, उसके लिए पूरा गणित लगा रहे हैं अपन इधर बैठ के, कि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सी मानी जाए, तभी तो आप कैलकुलेट करेंगे कि सही समय पे आप आए थे कि नहीं कोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। पूरा जितना पढ़ा है आज क्लास में